अध्याय 251। वह उप प्रमुख _1। शिवम, तुम जयपुर मीडिया में पूरे 3 साल से हो और इस दौरान तुम हमेशा समाचार कवरेज और संपादन की पहली पंक्ति में सक्रिय रहे हो, रोहन मल्होत्रा ने कहा। ये कहा जा सकता है कि तुम्हारी टीम के लगभग सभी प्रमुख रचनात्मक विचार तुम्हारे ही थे। ऐसे माहौल में जो नवाचार के लिए सबसे कम अनुकूल है, तुमने अपनी पूरी कोशिश की है। 3 साल की दृढ़ता और कुछ भी तुम्हारे जुनून को कम नहीं कर सका। मैं इसके लिए तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। श्री रोहन की आवाज जोरदार नहीं थी, बस इतनी कि शिवम यादव इसे स्पष्ट रूप से सुन सके। शिवम यादव की आंखें चौड़ी हो गईं, वह विश्वास में रोहन मल्होत्रा को देख रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह युवक उसे इतनी अच्छी तरह जानता हो। तो क्या तुम अगले कुछ सालों तक ऐसे ही जारी रखना चाहते हो और समय बर्बाद करना चाहते हो? क्या तुम्हारा समय इतना सस्ता है? अगर यह जगह तुम्हारे लिए सिर्फ एक रोटी कमाने का जरिया है, तो चले जाओ। लेकिन अगर तुम में अभी भी आदर्श, विश्वास हैं और तुम वास्तविकता को बदलना चाहते हो, तो रुक जाओ। रोहन मल्होत्रा का लहजा शांत था, लेकिन उसमें एक आकर्षक गुण था। शिवम यादव हिल नहीं सका, उसकी आंखों में जैसे आग जलने लगी थी। रोहन मल्होत्रा ने जोर से चिल्लाया नहीं, फिर भी उनकी आवाज शिवम यादव के कानों में गूंज रही थी, जैसे एक प्रेरक रहस्योद्घाटन। शिवम यादव की नजर टिमटिमाई। वास्तव में कई लोगों ने पर्दे के पीछे उससे संपर्क किया था, यहां से कहीं ज्यादा पैसे की पेशकश करके उसे अपने साथ ले जाने को तैयार थे। वह यहां इसलिए रुका था क्योंकि वह जयपुर मीडिया के विशाल मंच को महत्व देता था। यह उस आकाश की तरह था जिसमें पक्षी ऊंचे उड़ सकते हैं, वह सागर जो मछलियों को स्वतंत्र रूप से तैरने की अनुमति देता है। लेकिन वह ऊंचा आकाश उसे अपने पंख फैलाने की इजाजत नहीं देता था, और वह विशाल सागर उसे स्वतंत्र रूप से तैरने की अनुमति नहीं देता था। शिवम यादव अक्सर इसमें बंधा हुआ महसूस करता था, पूरी तरह से निराश और थका हुआ। आज रोहन मल्होत्रा के शब्दों ने उसके दिल को खोल दिया था। हाँ, मैं अपना समय क्यों बर्बाद करूं? एक बार खुद होने में क्या गलत है? एक बार प्रबंधक होने में क्या गलत है? भले ही मैं अंत में यहां से चला जाऊं, मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। क्या मुझ में वह थोड़ा सा साहस भी नहीं है? लक्ष्मी वर्मा ने देखा कि शिवम यादव की आंखें धीरे धीरे चमकने लगीं। श्री रोहन मल्होत्रा, लक्ष्मी वर्मा ने मन ही मन उत्साह के साथ पुकारा। शायद केवल वे ही जो वर्षों से दबाए गए और अनदेखे किए गए थे, एक संरक्षक मिलने की उत्तेजना को समझ सकते थे। शिवम यादव अब पीछे नहीं हट रहा था। वह चुपके से एक तरफ खिसक गया। शिवम, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? पंकज चटर्जी ने चौड़ी आंखों के साथ चिल्लाया, क्या तुम वाकई मेरी जगह लेने की सोच रहे हो? अभी तुरंत अपने स्थान पर वापस जाओ, सुन रहे हो? शिवम यादव चुप रहा, उसकी नजर अडिग थी। ढीठ, पूरी तरह ढीठ। पंकज चटर्जी गुस्से से कांप रहा था। पंकज चटर्जी, तुम अब प्रबंधक नहीं हो। अपने वरिष्ठ के प्रति विनम्र रहो। अगर तुम ऐसे ही जारी रखे तो मैं इसे तुम्हारे व्यक्तिगत मूल्यांकन में दर्शाऊंगा, रोहन मल्होत्रा ने ठंडे स्वर में कहा। और अगर इससे तुम्हारी बर्खास्तगी हुई, तो विच्छेद वेतन का एक पैसा भी उम्मीद मत करना। पंकज चटर्जी ने रोहन मल्होत्रा को गुस्से से घूरा, गुस्से से हाँफते हुए। चले जाओ अगर जाना चाहते हो, रुको अगर रहना चाहते हो, लेकिन चुप रहो, श्री रोहन ने मुस्कान के साथ कहा। कार्यकारी निदेशक के रूप में मेरे पास अभी भी सुरक्षा को बुलाने का अधिकार है। बेशक तुम्हारे पास है। लक्ष्मी ने ठंडी हंसी हंसी। पंकज चटर्जी ने रोहन मल्होत्रा को जहरीली नजर दी, उठा, अपनी कुर्सी को लात मारी और तूफान की तरह बाहर चला गया। ये खत्म नहीं हुआ था, वह निश्चित रूप से उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करेगा, भले ही इसका मतलब सौरभ चटर्जी, श्री सौरभ के साथ परेशानी करना हो। श्री रोहन, ये कुछ ज्यादा हो गया, एक प्रबंधक ने कहा। हाँ, पंकज चटर्जी लंबे समय से कर्मचारी हैं, एक मूल्यवान कर्मचारी। श्री लक्ष्मण हमेशा उनका सम्मान करते थे और आप शुरू से ही उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। इतने चरम मत बनो, सबके लिए कुछ इज्जत बचा कर रखो, ताकि हम सब मिलजुल कर रह सकें। सही कहा, हम सब सहकर्मी हैं, हमें देर सबेर एक दूसरे का सामना करना होगा। प्रबंधक एक के बाद एक बोलने लगे। हालांकि पंकज चटर्जी की घटना के बाद उनके लहजे में उल्लेखनीय कमी आई थी। उस समय पंकज चटर्जी बिना शिवम यादव की ओर देखे बैठक कक्ष से बाहर निकल गया था, और बेशक शिवम यादव ने भी उसकी ओर नहीं देखा था। बैठक कक्ष से बाहर निकलते ही पंकज चटर्जी को गलियारे में खड़ी भीड़ देखकर आश्चर्य हुआ। जब उसने पहचाना कि वे कौन थे, तो उसकी आंखें तेजी से सिकुड़ गईं। वे सभी प्रत्येक प्रबंधक की टीम के सबसे सक्षम और सबसे मुश्किल व्यक्ति थे। ऐसा लग रहा था कि आज की घटना केवल उसके लिए लक्षित नहीं थी, बल्कि सभी प्रबंधकों के लिए थी। पंकज चटर्जी का गुस्सा तुरंत गायब हो गया, उसकी जगह एक ठंडी सिहरन ने ले ली। ये रोहन मल्होत्रा, ये कार्यकारी निदेशक, अभी अभी आया था और पहले से ही पूरे प्रबंधन स्तर के खिलाफ कदम उठा रहा था। कितना बड़ा कदम! पंकज चटर्जी को बेचैन महसूस हुई, वह वापस जाना चाहता था, लेकिन अंततः वह अपनी इज्जत नहीं खो सकता था, इसलिए वह भी गलियारे में खड़ा हो गया।
इंतजार कर रहे कर्मचारियों ने उसे धीमे स्वर में अभिवादन किया और इस प्रबंधक पंकज को उत्सुकता से देखने लगे। बैठक कक्ष में रोहन मल्होत्रा ने सभी की ओर देखा और हल्के से मुस्कुराए। लक्ष्मी, बाहर खड़े सभी लोगों को अंदर बुलाओ, रोहन मल्होत्रा ने नर्म स्वर में कहा। जी, लक्ष्मी वर्मा ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया, दरवाजा खोला और बाहर चली गई। बाहर कौन है? बाहर कौन है? वहां बैठे प्रबंधक उलझन में थे। फिर उन्होंने देखा कि लोगों का एक समूह अंदर आ रहा था, लगभग हर विभाग से एक। लक्ष्मी वर्मा ने अंदर आने वाले लोगों को रोहन मल्होत्रा से परिचित कराया। न्यू मीडिया इंटरनेट विभाग का कार्यकारी प्रमुख। इतना युवा। कर्मचारी भी चुपके से हैरान थे। उसके बाद रोहन मल्होत्रा के इशारे पर लक्ष्मी वर्मा ने एक सूची उठाई और गंभीर आवाज में वाक्य दर वाक्य पढ़ना शुरू किया। चेतन यदुवंशी, सिविल अफेयर्स अनुभाग का संपादक, समूह 4, जिम्मेदार प्रबंधक। तत्काल प्रभाव से कर्मचारी के पद पर पदावनत, 1 महीने में एकीकृत मूल्यांकन का सामना करना होगा और अगर अयोग्य पाए गए तो कंपनी छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जगदीश बंसल, ग्राहक सेवा समूह 1, जिम्मेदार प्रबंधक। तत्काल प्रभाव से कर्मचारी के पद पर पदावनत, 1 महीने में एकीकृत मूल्यांकन का सामना करना होगा और अगर अयोग्य पाए गए तो कंपनी छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अल्पविराम। बिना रुके लक्ष्मी वर्मा ने एक सांस में 7-8 नाम पढ़ डाले। कक्ष में मौजूद प्रबंधक स्तब्ध थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे भी बर्खास्तगी की सूची में होंगे। ये व्यवहार केवल पंकज चटर्जी के लिए नहीं था, उपस्थित कर्मचारी भी हैरान थे। और भी आश्चर्यजनक बात अभी बाकी थी। लक्ष्मी वर्मा ने बर्खास्तगी सूची पढ़ने के बाद सीधे एक और कागज निकाला और पढ़ना जारी रखा। मोहन बंसल, संपादक, समूह 4, पत्रकार। तत्काल प्रभाव से प्रबंधक के पद पर पदोन्नत। क्षितिज दास, ग्राहक सेवा समूह 1, ग्राहक सेवा प्रतिनिधि। तत्काल प्रभाव से प्रबंधक के पद पर पदोन्नत। अल्पविराम। लक्ष्मी वर्मा ने तेजी और स्पष्टता के साथ पढ़ा, वाक्यों के बीच बिना रुके। उपस्थित कर्मचारियों की आंखें अनायास चौड़ी हो गईं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक साधारण मुलाकात से उन्हें प्रबंधक के पद पर पदोन्नति मिल जाएगी। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें हमें पदावनत करने का क्या अधिकार है? हमें कारण चाहिए। अगर तुम हमें पदावनत करने जा रहे हो तो कोई कारण तो होना चाहिए। इन लोगों को प्रबंधक के पद पर किस आधार पर पदोन्नत किया जा रहा है? उनकी क्या क्षमताएं हैं? तुम अपने आप को क्या समझते हो? आते ही अराजकता मचा रहे हो। कक्ष में मौजूद प्रबंधक लक्ष्मी वर्मा के पढ़ना पूरा होने का इंतजार किए बिना उत्तेजित हो गए और चिल्लाने लगे और कुछ ने तो मेज पर भी थपथपाया। अब ये प्रबंधक गुस्से से भरे हुए थे और स्थिति नियंत्रण से बाहर होती दिख रही थी। कर्मचारी घबरा गए थे और यहां तक कि शिवम यादव भी घबराहट में रोहन मल्होत्रा की ओर देख रहा था। तुम्हें ये स्वीकार नहीं है? रोहन मल्होत्रा हंसे। क्या तुम सोचते हो कि मैं कार्यकारी निदेशक के रूप में योग्य नहीं हूं? ठीक है, तो मुझे इस पद की जरूरत नहीं है। तुम अपने आप को वास्तव में क्या समझते हो? किसी ने चिल्लाया। लक्ष्मी वर्मा आगे बढ़ी। ये सज्जन हमारे जयपुर मीडिया के नए उप प्रमुख हैं, श्री रोहन मल्होत्रा। तुम प्रबंधकों की तो बात ही छोड़ो, वह एक निदेशक को भी उसी तरह बर्खास्त कर सकते हैं। शब्द बाहर निकलते ही तुरंत सन्नाटा छा गया। सभी ने अविश्वास में मुस्कुराते हुए रोहन मल्होत्रा को देखा। नवनियुक्त उप प्रमुख। अध्याय 252, हंगामा मचाना _1। प्रॉक्सी पद आमतौर पर उसी स्तर या निचले स्तर के किसी व्यक्ति द्वारा अस्थायी रूप से भरा जाता है। मैंने कभी नहीं सुना कि उच्च पद वाला व्यक्ति निचले पद को संभाले। कम से कम बैठक कक्ष में मौजूद किसी भी व्यक्ति, चाहे वह प्रबंधक हो या कर्मचारी, ने ऐसी बात नहीं सुनी थी। जिस क्षण लक्ष्मी वर्मा ने रोहन मल्होत्रा की पहचान स्पष्ट रूप से बताई, सभी स्तब्ध रह गए। नया उप प्रमुख, इतना युवा। नया उप प्रमुख निदेशक की भूमिका में कदम रख रहा है। नया उप प्रमुख। असंख्य आश्चर्यजनक सवालों ने उपस्थित लोगों के दिमाग को थका दिया। लक्ष्मण बंसल, उन्हें निलंबित करने का फैसला भी मेरा था। मैं सोचता हूं, आप प्रबंधक उनकी तुलना में कैसे हैं? रोहन मल्होत्रा ने नर्म स्वर में पूछा। ये प्रतीत होने वाला साधारण सा बयान एक बिजली की तरह उन प्रबंधकों के दिमाग में जोर से फटा। वे अपने आप में सिकुड़ गए। ये साधारण प्रबंधक हमेशा लक्ष्मण बंसल के सामने चापलूसी करते थे। श्री रोहन की तुलना में जिनके पास लक्ष्मण बंसल को निलंबित करने का अधिकार था, उनकी तो बात ही छोड़ दें। रोहन मल्होत्रा चाहे कितने भी युवा दिखें या कितने ही साधारण लगें, उनकी स्थिति सबके सामने थी, जिसने बाकी सभी के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। तुरंत अधिकांश प्रबंधक निराश हो गए, लेकिन सभी नहीं। इन प्रबंधकों में से रोहन मल्होत्रा ने केवल 80% को बदला था, 20% को उनके पदों पर छोड़ दिया था। हालांकि उनके दोष और बुरी आदतें थीं, लेकिन उनके गुण भी थे, जो रोहन मल्होत्रा को लगा कि उन्हें बदलने की आवश्यकता नहीं थी। ये व्यक्ति चुपके से अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रहे थे कि वे कभी ज्यादा अभिमानी नहीं रहे, वरना वे अपने दुर्भाग्यशाली सहकर्मियों की तरह हो सकते थे, प्रबंधक से कर्मचारी के पद पर पदावनत, महीने के अंत में मूल्यांकन का सामना करते हुए।
कर्मचारियों में उनके आश्चर्य के अलावा उनकी आंखें उत्साह और जोश से चमक रही थीं। नए उप प्रमुख द्वारा चयन उनके लिए एक विशाल अवसर था। शिवम यादव की तरह इन व्यक्तियों के पास सपने, महत्वाकांक्षाएं और उत्साह था। उन्हें बस एक अवसर की कमी थी और वे केवल उसी का इंतजार कर रहे थे। अब यह अवसर सभी के सामने था और वे उत्साह और उत्तेजना से बेचैन कैसे नहीं हो सकते। शिवम यादव ने उत्सुकता से रोहन मल्होत्रा की ओर देखा। उसने दांव लगाया था और सही दांव लगाया था। यह नया उपप्रमुख युवा लगता था, लेकिन अभी की उनकी प्रस्तुति के माध्यम से शिवम को लगा कि यह उपप्रमुख निस्संदेह एक प्रभावशाली व्यक्ति था। उनकी युवावस्था में ऐसी शालीनता असाधारण थी। शिवम यादव ने रोहन मल्होत्रा को देखा, उनकी नज़र में और अधिक सम्मान और श्रद्धा थी। पंकज चटर्जी बैठक कक्ष के दरवाजे पर दरार से झांक रहा था, ध्यान से सुन रहा था। जब उसने रोहन मल्होत्रा की असली पहचान सुनी तो वह बिजली की तरह ठगासा खड़ा रह गया। उप प्रमुख श्री रोहन, यह उपाधि सर्वोच्च अधिकार का प्रतीक थी। इस भूमिका को हासिल करने से वह श्री सौरभ के साथ भी बराबरी कर सकता था। पंकज चटर्जी को अचानक जयपुर मीडिया के उपप्रमुख पर चिल्लाने, धमकी देने और गाली देने के लिए गहरा पछतावा हुआ। अगर यह मौत को न्योता देना नहीं था तो और क्या था? मैं इतना बदकिस्मत क्यों हूं? पंकज चटर्जी के मुंह में कड़वाहट थी। आप कृपया सभी असंबंधित लोग कक्ष छोड़ दें, मैं अपने प्रबंधकों से बात करना चाहता हूं, श्री रोहन ने गहरी आवाज में कहा। भीड़ चौंक गई, फिर अफरा तफरी मच गई। जिन्हें अपनी सीट लेनी चाहिए थी वे सहज रूप से जाने लगे, इससे पहले कि उन्हें याद आया कि वे अप्रबंधक थे। जिन्हें जाना चाहिए था वे बैठने की कोशिश करने लगे, इससे पहले कि उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें उनके पदों से हटा दिया गया था। लक्ष्मी वर्मा कक्ष को समन्वय करने में व्यस्त हो गई। अंत में हटाए गए प्रबंधक सिर झुकाकर एक एक करके बाहर निकल गए। जो हटाए नहीं गए थे वे सम्मानपूर्वक और सीधे बैठे, शांत और स्थिर। नए पदोन्नत प्रबंधक उत्साह से भरे चेहरों के साथ बैठ गए। लक्ष्मी वर्मा ने बैठक कक्ष का दरवाजा बंद कर दिया। रोहन मल्होत्रा थोड़ा आगे झुके, उनकी उंगलियां मेज पर आपस में जुड़ी हुई थीं। वे उन्हें देख रहे थे और पहली बार एक शांत मुस्कान दिखाई। देवियों और सज्जनों, नए और पुराने प्रबंधकों, आप शायद मुझसे बहुत परिचित नहीं हैं, लेकिन मैं निश्चित रूप से आपके लिए अजनबी नहीं हूं। रोहन मल्होत्रा की नज़र घूमी, एक एक करके सभी को देखते हुए, और कहा, मोहन बंसल, मूल रूप से चौथे संपादक समूह में पत्रकार, पत्रकारिता में शीर्ष छात्र, 3 साल से यहाँ हैं और दर्जनों अत्यधिक लोकप्रिय लेख लिख चुके हैं। क्षितिज दास, पहले सेवा समूह में ग्राहक सेवा, जनसंपर्क में प्रमुख, 2 साल से हमारे साथ हैं, संकट प्रबंधन योजनाओं में विशेषज्ञ। रोहन मल्होत्रा प्रत्येक व्यक्ति के बारे में जानकारी दोहरा सकते थे, यहाँ तक कि उन पुराने प्रबंधकों को भी शामिल करते हुए जो बने रहे थे। उनके आश्चर्य के बीच सभी ने कुछ उत्साह और भावना महसूस की। वे आदर्शों और आकांक्षाओं वाले लोग थे जो अपने नेताओं द्वारा देखे और महत्व दिए जाने की लालसा रखते थे। रोहन मल्होत्रा की प्रत्येक व्यक्ति की ताकत और ज्ञान को उजागर करने की तत्परता स्पष्ट रूप से उनके लिए उनके विशाल सम्मान को दर्शाती थी। उप प्रमुख द्वारा इतना उच्च मूल्यांकन किया जाना एक बहुत बड़ा सम्मान था। यहाँ तक कि पुराने प्रबंधक भी कुछ हद तक प्रभावित थे। रोहन मल्होत्रा ने मेज पर रखे छपे हुए दस्तावेजों की ओर अपने होठों से इशारा किया और लक्ष्मी वर्मा ने तुरंत उन्हें उठाया और सभी को बांट दिया। सज्जनों और देवियों, आप मेरे द्वारा चुने गए अभिजन हैं, असाधारण रूप से सक्षम। न्यू मीडिया इंटरनेट विभाग का भविष्य आपके हाथों में है। आप उभरते ड्रैगन और उड़ते गरुड़ हैं, और मैं आगे जो करने जा रहा हूं वह ये नहीं है कि आप विशेषज्ञों को काम करने का तरीका बताऊं, बल्कि आपकी बेड़ियां हटाऊं ताकि आप आकाश में उड़ सकें और विशाल समुद्रों में विचरण कर सकें। जैसे ही लक्ष्मी वर्मा ने दस्तावेज बांटे, जिन्हें मिले, उन्होंने ध्यान से पढ़ा, उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। रोहन मल्होत्रा ने उन्हें सीधे देखा और मुस्कान के साथ कहा, तत्काल प्रभाव से स्वीकृति के लिए रिपोर्ट जमा करने की प्रणाली समाप्त की जाती है। मैं आप सभी को अधिकार सौंपता हूं। मेरे द्वारा सूचीबद्ध प्रमुख मामलों को छोड़कर जिन्हें रिपोर्ट करना होगा, आप अपने दम पर फैसला कर सकते हैं। रिपोर्ट जितनी संक्षिप्त और स्पष्ट हो उतना बेहतर, कम अनावश्यक बातों के साथ। तत्काल प्रभाव से दैनिक सुबह और शाम की बैठकें रद्द की जाती हैं। हम इसे हर सोमवार और शुक्रवार को एक बार में बदल देंगे। अगर बैठक की आवश्यकता हो तो आप स्वयं इसे आयोजित करें। तत्काल प्रभाव से गैर आवश्यक और तत्काल मामलों को जहां तक संभव हो कार्य समय के दौरान व्यवस्थित करना होगा ताकि ओवरटाइम कम हो। विशेष परिस्थितियों को छोड़कर शनिवार और रविवार को ओवरटाइम की अनुमति नहीं होगी। अल्पविराम। रोहन मल्होत्रा बोलते रहे, एक के बाद एक आइटम गिनाते हुए। सभी उपाय प्रणाली को सुव्यवस्थित करने, नवाचार को प्रोत्साहित करने, प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए थे। उपस्थित सभी लोग उत्साहित थे, उनके चेहरे लाल हो गए, उत्साह से अपने हाथ मल रहे थे। ये शानदार है। श्री रोहन द्वारा प्रस्तावित परिवर्तन, चाहे बड़े हों या छोटे, वही थे जिन्हें हर कोई गहराई से नाराज करता था, और उनमें से कई ने विभाग के विकास में बाधा डाली थी।
इस क्षण रोहन मल्होत्रा ने साहसिक और निर्णायक सुधार किए, नौकरशाही को कम किया और अधिकार सौंपा, जिससे सभी को पूर्ण राहत और उत्साहजनक स्वतंत्रता का एहसास हुआ। मैं केवल 2 बिंदुओं को दोहराना चाहता हूं। रोहन मल्होत्रा का चेहरा कुछ गंभीर हो गया। पहला, हम यहां एक बड़ा कदम उठा रहे हैं, और आप सभी को इसका दायरा तय करने की स्वतंत्रता है। मुझे तत्काल परिणामों की उम्मीद नहीं है, मैं उन्हें बहुत जल्दी देखना भी नहीं चाहता। मेरी एकमात्र आशा है कि आप विभाग की पुरानी समस्याओं को खत्म करने और सुधार के लिए अपनी पूरी कोशिश करें। रोहन मल्होत्रा ने ईमानदारी से बोला। ये नेता व्यवहारिक और यथार्थवादी था। सभी ने एकमत होकर सिर हिलाया, और यहां तक कि पुराने प्रबंधक भी गहराई से सहमत थे। दूसरा, रोहन मल्होत्रा मुस्कुराए, सुधार में निश्चित रूप से प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। अगर कोई आपके सुधारों में बाधा डालता है और आप उन्हें रोक नहीं सकते, तो मेरे पास आओ। आपके उप प्रमुख के रूप में, आज से न्यू मीडिया इंटरनेट विभाग का प्रभारी, मैं आपका समर्थक हूं। इन शब्दों ने उपस्थित सभी के दिलों को उबाल दिया, उन्हें लड़ने की भावना से भर दिया। इस बीच सौरभ चटर्जी के पक्ष में उन्हें असंख्य शिकायतें और नाराजगियां मिलीं। ये जानकर कि रोहन मल्होत्रा कर्मचारियों को बदल रहे हैं और प्रणाली में सुधार कर रहे हैं, सौरभ चटर्जी, जिन्होंने हमेशा सावधानी और व्यवस्था के साथ प्रक्रियाओं का पालन किया था, अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं सके। हास्यास्पद। सौरभ चटर्जी एक पल के लिए चुप रहे, अपने आप में बुदबुदाते हुए। लेकिन कोई बात नहीं, आखिरकार वह अभी अभी नियुक्त हुआ है और उसे कुछ समय के लिए अपने तरीके से करने दो। लेकिन ये केवल एक विभाग तक सीमित है। अगर वह अपने प्रभाव को और आगे बढ़ाता है, तो मैं चुपचाप बैठकर कुछ नहीं कर सकता। अध्याय 253, क्रूर और क्रोधित श्री रोहन _1। रोहन मल्होत्रा ने अपनी नई टीम के लिए एक बैठक आयोजित की। जैसे ही यह समाप्त हुई, रतकमल की आवाज उनके दिमाग में गूंजी। पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के पुनर्गठन, प्रमुख विभागीय पदों के समायोजन, प्रबंधन संरचना के अनुकूलन के लिए 2 अंक जोड़ें। मनोबल बढ़ाने, टीम की एकजुटता और केंद्राभिमुख बल को बढ़ाने के लिए 1 अंक जोड़ें। वर्तमान कुल स्कोर प्रमुख स्तर के लिए 9 अंक है, मुख्य प्रबंधक स्तर से 91 अंक दूर। केवल 3 अंकों की वृद्धि। रोहन मल्होत्रा को थोड़ा उदास महसूस हुआ, लेकिन ये सोचकर कि कायसन के साथ अनुबंध को अंतिम रूप देने से केवल 6 अंक मिले थे, और उनकी टीम को अभी अभी समायोजित किया गया था बिना किसी परिणाम के, इसके लिए अंक प्राप्त करना पहले से ही बुरा नहीं था। इस विचार के साथ रोहन मल्होत्रा को लगा कि वह इसे स्वीकार कर सकते हैं। आखिरकार वे इन दिनों दस्तावेज स्वीकृत कर रहे थे और उन्हें एक भी अंक नहीं मिला था। पद जितना ऊंचा होता है, लेवल अप करना उतना ही कठिन हो जाता है, और यह केवल उप प्रमुख स्तर के लिए है, रोहन मल्होत्रा ने चिंतन किया। बैठक समाप्त हो गई, लेकिन बैठक की सामग्री तूफान की तरह तेजी से जयपुर मीडिया में फैल गई। यह मामला थोड़ा ज्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण था। एक साथ 9 प्रबंधकों को बर्खास्त करना, 9 नए प्रबंधकों की नियुक्ति करना, सब कुछ एक ही समय में, जैसे एक क्रूर रक्तसंचार। अन्य विभाग शुरू में हैरान थे। क्या न्यू मीडिया इंटरनेट विभाग पागल हो गया है? इसमें और फिर से शुरू करने में क्या अंतर है? इतने सारे लोगों को एक साथ नए लोगों से बदलना। वे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या कर्मचारियों में इतनी क्षमता है कि वे मेहनत करने के बाद अब एक टीम का नेतृत्व करें? पागलपन। लक्ष्मण बंसल को वाकई बदकिस्मती ने घेर लिया, उनकी पूरी नींव उलट दी गई है। अल्पविराम। विभिन्न आवाजें, विभिन्न चर्चाएं। न केवल कर्मचारियों के बीच, नेतृत्व स्तर पर भी गर्मागर्म बहस चल रही थी। कई लोग इस विशाल फेरबदल पर संदेह कर रहे थे, यहां तक कि इसे लापरवाह हस्तक्षेप मान रहे थे। क्या कर्मचारी स्थानांतरण इतना सरल मामला है कि कौन ऊपर जाएगा और कौन नीचे? इसमें शक्ति शामिल है। अगर उन्होंने 1 या 2 लोगों को धीरे धीरे बदलाव करते हुए नीचे किया होता, तो ठीक था। लेकिन इतने सारे लोगों को एक साथ हिलाना, क्या यह उन लोगों को जो पदावनत हुए हैं, एकजुट होने के लिए मजबूर नहीं कर रहा? मुझे नहीं लगता कि ये नवनियुक्त प्रबंधक आसानी से शक्ति को मजबूत कर पाएंगे, अंत में अराजकता ही होगी। अल्पविराम। स्थिति पर चर्चा करने के अलावा अधिक से अधिक लोग अपना ध्यान रोहन मल्होत्रा की ओर मोड़ रहे थे। इस उप प्रमुख के लिए, जो अचानक से प्रकट हुआ और क्रूर कदम उठा रहा था, हर किसी का ध्यान तीव्र था, पहले कभी इतना तीव्र नहीं था। उप निदेशक रोहन मल्होत्रा एक उप प्रमुख हैं। वे कहां से आए? क्या उन्हें समूह निगम ने भेजा है? भले ही वह उप प्रमुख हों, आते ही एक विभाग को उथल पुथल करने की हिम्मत करना, क्या यह आदमी पागल है? श्री सौरभ क्या सोचते हैं, उसे इस तरह अराजकता फैलाने देना? अल्पविराम। न्यू मीडिया इंटरनेट विभाग, जो अब पूरी कंपनी का केंद्र बिंदु था, वास्तव में एक समाचार केंद्र की विशेषताओं को धारण करता हुआ प्रतीत हो रहा था। और रोहन मल्होत्रा आधिकारिक तौर पर लक्ष्मण बंसल के कार्यालय में चले गए। रोहन मल्होत्रा अपने नए कार्यालय स्थान का जायजा ले रहे थे। लक्ष्मण बंसल, यह आदमी, जानता था कि जीवन का आनंद कैसे लेना है।
डेस्क और फाइल कैबिनेट सभी मिलान किए हुए चित्रित शीशम की लकड़ी के सेट थे। चमड़े की कुर्सी सम्मेलन कक्षों में पाई जाने वाली सामान्य प्रकार की नहीं थी, और यहाँ तक कि दीवार की सजावट और अलंकरण भी सावधानी से चुने गए थे। भ्रष्ट, रोहन मल्होत्रा ने सोचा और फिर विशाल कुर्सी की सुविधा को महसूस करने के लिए बैठ गए। कार्यालय का दरवाजा धीरे से 2 बार खटखटाया गया और लक्ष्मी वर्मा अंदर आई। उनके हाथ में बहुत पतली छपी हुई दस्तावेजों की एक ढेर थी। श्री रोहन, आपके निर्देशों के अनुसार मैंने उन सभी मामलों को अस्वीकार कर दिया है जहां उन्हें स्वयं निर्णय लेना था और आवेदन जमा करना था। आज प्राप्त आवेदन कल के केवल 5वें हिस्से हैं, लक्ष्मी वर्मा ने कहा, दस्तावेजों की ढेर को धीरे से रोहन मल्होत्रा के सामने रखते हुए। कार्यालय में लक्ष्मी वर्मा रोहन मल्होत्रा को श्री रोहन कहकर संबोधित करती थी, हमेशा अपनी शिष्टाचार में उचित। रोहन मल्होत्रा ने ढेर को पलटा और उनसे मुस्कुराए, धन्यवाद लक्ष्मी। प्रणाली अभी अभी बदली है और ये नए प्रबंधक इसके अभ्यस्त नहीं हैं। उन्हें तुम्हारी याद दिलाने की पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। ठीक है, लक्ष्मी वर्मा ने जवाब दिया। उन्होंने देखा कि रोहन मल्होत्रा ने जल्दी से एक आवेदन को स्कैन किया, लापरवाही से कुछ लिखा और उसे एक तरफ रख दिया। बस इतना ही, निपट गया। हर बार जब लक्ष्मी वर्मा श्री रोहन को काम करते देखती थी तो उन्हें बहुत आनंद महसूस होता था। जैसे बहते बादल और पानी, सहज, बिना देरी के, फिर भी बिना किसी चूक के। चाहे वह अर्थशास्त्र, कानून या विपणन से संबंधित हो, श्री रोहन को कभी कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वे इतना कुछ जानते थे जैसे एक चलता फिरता कंप्यूटर। जब लक्ष्मी वर्मा उनकी प्रशंसा करती थी तो उन्हें अपनी सहायक के रूप में थोड़ा अपराध बोध भी होता था क्योंकि वे ज्यादा मदद नहीं कर पाई थीं। जब तक उन्होंने ये सोचा, रोहन मल्होत्रा ने लापरवाही से कई दस्तावेज निपटा दिए थे। और कुछ है? रोहन मल्होत्रा ने पूछा, लक्ष्मी वर्मा को उन्हें घूरते देख। लक्ष्मी वर्मा ने सिर हिलाया, अपनी बड़ी आंखें झपकाईं और कहा, यहाँ मेरे पास ज्यादा कुछ करने को नहीं है। वे एक पल के लिए हिचकिचाईं। लेकिन एक सहायक के रूप में शायद मैं बहुत निष्क्रिय हूँ। और चूंकि आपके पास स्वीकृत करने के लिए ज्यादा दस्तावेज नहीं है, क्या इसका मतलब है कि हमारे पास हर दिन कुछ करने को नहीं होगा? लक्ष्मी वर्मा बुदबुदाईं। हा, रोहन मल्होत्रा ने हंसते हुए दस्तावेजों पर काम जारी रखा। लक्ष्मी वर्मा से कहा, इसके विपरीत, मुझे डर है कि आने वाले दिनों में हम काफी व्यस्त रहेंगे। व्यस्त? किस चीज में व्यस्त? लक्ष्मी वर्मा ने उत्सुकता से पूछा। आग बुझाने में व्यस्त। अल्पविराम। अगले दिन समस्या आ गई। संपादकीय विभाग में पूर्व प्रबंधक ने नए प्रबंधक की व्यवस्था का पालन करने से इनकार कर दिया। कई लोगों को खुले तौर पर हंगामा करने के लिए उकसाया। अंत में बात लगभग मारपीट तक पहुंच गई। रोहन मल्होत्रा को सूचना मिली और उन्होंने तुरंत लक्ष्मी वर्मा को साथ लिया। मौके पर उन्होंने जिम्मेदार व्यक्तियों का निर्धारण किया और तुरंत 2 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया और 2 अन्य को भारी दंड दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि रोहन मल्होत्रा ने एक छोटी आग जलाने के बाद बिना हिचकिचाहट के उसमें और ईंधन डाल दिया। उनके कार्यों की निर्णायकता चकित करने वाली थी। पुराने कर्मचारियों को मौके पर बर्खास्त कर दिया गया, मुआवजे जैसे जटिलताओं की परवाह किए बिना, जो सभी परेशानी भरे हो सकते थे। लेकिन रोहन मल्होत्रा को परवाह नहीं थी। उसी दिन अन्य लोगों ने परेशानी शुरू कर दी, यहाँ तक कि एक समूह को भी उकसाया कि वे उनका अनुसरण करें। रोहन मल्होत्रा ने अभी अभी कुछ कर्मचारियों को बर्खास्त किया था, क्या वे सोचते थे कि वह और कुछ को बर्खास्त नहीं करेंगे? उनकी बर्खास्तगी की कोई सीमा थी। स्थिति को बढ़ाने से न डरने के सिद्धांत पर काम करते हुए इस समूह ने बड़ा हंगामा मचाया, यहाँ तक कि बाहरी कर्मचारियों को भी तमाशा देखने के लिए आकर्षित किया। रोहन मल्होत्रा के आने के बाद उन्होंने जल्दी से जिम्मेदार व्यक्तियों को स्पष्ट किया और बिना दूसरा शब्द कहे 5 को बर्खास्त कर दिया और 10 को मौके पर भारी दंड दिया। एक दिन में उन्होंने 7 लोगों को निकाल दिया और 12 को भारी दंड दिया, जिनमें 2 पूर्व प्रबंधक भी शामिल थे जो चले गए। रोहन मल्होत्रा के गर्जनापूर्ण तरीके आंखें खोल देने वाले थे। उन्होंने सभी को स्पष्ट कर दिया, मेरे साथ चुनौती न दो, तुम्हें मेरे लिए कांटा बनने का भी अधिकार नहीं है, फिर भी मैं तुम सबको भगा सकता हूँ। जब मौके पर दंड के फैसले सुनाए गए तो रोहन मल्होत्रा का व्यवहार सबसे ठंडा और भयावह था। उन्होंने शांत चेहरे के साथ प्रतिबंधों को पढ़ा, उनकी आंखें कुछ असंतुष्ट दिख रही थीं, जैसे कि उन्हें लगता हो कि पर्याप्त लोग नहीं भेजे गए। तुरंत जिनके इरादे दुर्भावनापूर्ण थे, उनकी रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ गई। श्री सौरभ, वह रोहन मल्होत्रा पागल हो गया है, वह पूरे न्यू मीडिया इंटरनेट विभाग को बाहर निकालने वाला है। आपको हस्तक्षेप करना होगा। लक्ष्मण बंसल अभी काम पर नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने कई दुर्भाग्यशाली भाइयों से घिरे हुए सौरभ चटर्जी को फोन किया, जो निकाले गए थे। फोन पर सौरभ चटर्जी लंबे समय तक चुप रहे, इससे पहले कि उन्होंने अंततः धीमी आवाज में बोला, ये थोड़ा ज्यादा है। और उस एक वाक्य के साथ सौरभ चटर्जी ने फोन काट दिया। लक्ष्मण बंसल ने डिस्कनेक्ट हुए फोन को देखा, मौके पर स्तब्ध रह गया। यहां तक कि श्री सौरभ भी उनके साथ समझौता कर रहे हैं। अध्याय 254, मैं तुम्हें नेता बनना सिखाऊंगा _1।
रोहन मल्होत्रा इधर उधर लोगों को बर्खास्त करने में व्यस्त थे, लेकिन सौरभ चटर्जी को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। आखिरकार वह इसे समूह को रिपोर्ट कर देंगे और उन्हें इसे संभालने देंगे। अगर रोहन मल्होत्रा को कहीं और स्थानांतरित कर दिया गया तो वह प्रसन्न होंगे। सौरभ चटर्जी की मौन स्वीकृति के तहत लगातार कई दिनों तक रोहन मल्होत्रा एक प्रवर्तक की तरह लक्ष्मी वर्मा के साथ हर जगह निरीक्षण करने गए, उन लोगों पर भारी प्रहार करते हुए जो परेशानी पैदा करते थे, जो कामचोरी करते थे और जो नए नियमों की अवहेलना करते थे। पूरा न्यू मीडिया इंटरनेट विभाग भयभीत अवस्था में था, क्योंकि कर्मचारी कार्यकारी निदेशक और नए उप प्रमुख के स्वभाव को समझ नहीं पा रहे थे। वे भी अत्यंत सतर्क थे, रोहन मल्होत्रा को भय और सावधानी भरी नजरों से देख रहे थे। लक्ष्मी वर्मा अपनी तीक्ष्ण जागरूकता के साथ इस माहौल को नोटिस किया और रोहन मल्होत्रा को इसकी जानकारी दी। ये ठीक नहीं है, हम अधिकांश आधार स्तर के साथियों को मेरे प्रति शत्रुतापूर्ण भावनाएं नहीं रखने दे सकते, रोहन मल्होत्रा ने मजाक में कहा। फिर उनकी मुस्कान थोड़ी कम हुई। मेरे सभी प्रबंधकों को कार्यालय में बुलाओ, मुझे उनसे गंभीरता से बात करनी है। लक्ष्मी वर्मा को उनके इरादे समझ नहीं आए। क्या अपने नेताओं से बात करके कर्मचारियों की भावनाओं को वाकई बदला जा सकता है? क्या वे उम्मीद कर रहे थे कि प्रबंधक अपने अधीनस्थों से कहेंगे कि उन्हें उपप्रमुख का सम्मान और प्रेम करना चाहिए और उनके प्रति सतर्क नहीं रहना चाहिए? हालांकि उलझन में थी, लक्ष्मी वर्मा ने जल्दी से प्रबंधकों को कार्यालय में इकट्ठा किया। रोहन मल्होत्रा के आने से पहले ये प्रबंधक भी उत्साहपूर्वक एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। औपचारिक नियुक्ति पहले ही आ चुकी थी, उनके वेतन और लाभों में काफी वृद्धि हुई थी, जिससे वे स्वाभाविक रूप से अत्यंत आनंदित थे। इसके अलावा इन दिनों उन्हें आखिरकार यह अनुभव हुआ कि किसी शक्तिशाली व्यक्ति का समर्थन होना कैसा लगता है। रोमांचक। साथ ही प्रणाली के बदलने के साथ बोझिल और अनावश्यक रिपोर्टिंग, बैठक और ओवरटाइम नियम कम कर दिए गए थे और उनके हाथों में सत्ता सौंप दी गई थी, जिससे वे सभी आरामदायक और उत्साह से भरे हुए महसूस कर रहे थे। इस क्षण हर कोई उत्साहित और कुछ बड़ा हासिल करने के लिए तैयार था। यहां तक कि पुराने प्रबंधकों को भी गहरी प्रेरणा मिली थी और उनके दिलों में आग जल रही थी। वे धीरे धीरे नए प्रबंधकों द्वारा स्वीकार किए जा रहे थे। आखिरकार एक जैसे लोग एक साथ आते हैं और कर्मठ लोग हमेशा अन्य कर्मठ लोगों की सराहना करते हैं। जब प्रबंधक आनंदपूर्वक बातचीत कर रहे थे, बैठक कक्ष का दरवाजा खुला और रोहन मल्होत्रा मुस्कुराते हुए अंदर आए। यो सज्जनों, आप अच्छे मूड में हैं, यहाँ गपशप कर रहे हैं। रोहन मल्होत्रा सीधे अपनी सीट पर मुस्कुराते हुए गए और बैठ गए। उन्हें इस तरह के आदान प्रदान से कोई आपत्ति नहीं थी। पिछले दिनों के आपसी मेलजोल के माध्यम से प्रबंधकों को रोहन मल्होत्रा का स्वभाव समझ में आ गया था और वे तुरंत मुस्कुराए, बिना किसी संकोच के। आज मैंने आप सभी को हमारी टीम निर्माण पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा किया है, रोहन मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए सभी की ओर देखते हुए कहा। हमेशा की तरह लक्ष्मी वर्मा ने अपना लैपटॉप खोला, बैठक के त्वरित नोट्स लेने के लिए तैयार। प्रबंधकों ने भी अपनी नोटबुक खोली और पेन निकाले, बैठक के सार और कार्य आवश्यकताओं को नोट करने के लिए तैयार। अपने कागज और पेन दूर रखो, रोहन मल्होत्रा ने अपनी उंगलियां मेज पर आपस में जोड़ते हुए सभी से कहा। उन्होंने लक्ष्मी वर्मा को भी सिर हिलाया। आज की बैठक का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा, कोई रिकॉर्ड कीपिंग नहीं। लक्ष्मी वर्मा ने आश्चर्य से अपनी आंखें झपकाईं, लेकिन आज्ञाकारी रूप से अपना लैपटॉप बंद कर दिया। हालांकि उलझन में थे, अन्य प्रबंधकों ने रोहन मल्होत्रा के निर्देशों का पालन किया, अपनी नोटबुक बंद की और अपने पेन पर टोपी लगाई। सज्जनों, आप में से अधिकांश नवनियुक्त प्रबंधक हैं। इन दिनों आपको कैसा महसूस हुआ? क्यों ना आप मुझे इसके बारे में 1000 शब्दों का बयान दें? रोहन मल्होत्रा ने हमेशा की तरह मुख्य बात पर आने से पहले मजाक किया। प्रबंधक अनायास हंस पड़े। ठीक है, अब और बकवास नहीं। रोहन मल्होत्रा की मुस्कान थोड़ी कम हुई क्योंकि उनकी नज़र वहां बैठे प्रबंधकों के चेहरों पर घूमी। मैंने इस बार आपको प्रशिक्षण देने के लिए बुलाया है। प्रशिक्षण? जब रोहन मल्होत्रा ने ये कहा तो न केवल लक्ष्मी वर्मा ने आंखें झपकाईं, बल्कि उपस्थित प्रबंधक भी एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। प्रशिक्षण क्या? प्रत्येक प्रबंधक जिस काम के लिए जिम्मेदार था वह अलग अलग और अत्यधिक विशिष्ट था, और वे सभी अपने कार्य क्षेत्रों में अभिजन थे, जिन्हें बिल्कुल किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं थी। क्या ये नियम और विनियमों के बारे में हो सकता है? लक्ष्मी वर्मा ने चुपके से सिर हिलाया, अपने ही विचार को खारिज करते हुए। क्या कुछ दिन पहले इसे बहुत स्पष्ट नहीं किया गया था, और इन दिनों वह प्रत्येक कार्यालय क्षेत्र को सुधारने और निगरानी करने में व्यस्त थी। ऐसा लगता था कि प्रशिक्षण देने के लिए कुछ भी नहीं था। सभी के उलझन भरे चेहरों को देखकर रोहन मल्होत्रा मुस्कुराए और बोले, आज का प्रशिक्षण में पेन और कागज शामिल नहीं होगा, इसे मौखिक रूप से सौंपा जाएगा। मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि कैसे एक चालाक अच्छा नेता बना जाए। चालाक, एक अच्छा नेता। वहां बैठे लोग चौंक गए। आप लोग अपने अपने कार्य क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ हैं, वरना मैंने आपको नहीं चुना होता।
लेकिन मैंने इन दिनों पाया है कि आप वाकई नेताओं के रूप में योग्य नहीं हैं, रोहन मल्होत्रा ने मुस्कान के साथ कहा। श्रोताओं में से कुछ ने रोहन मल्होत्रा को असंतोष के साथ देखा। नेतृत्व, हाँ, ये और कैसे करना है? अगर काम है तो आप इसे सौंपते हैं, अगर वे आज्ञा नहीं मानते तो आप डांटते हैं, अगर वे अच्छा करते हैं तो आप प्रशंसा करते हैं। यह इतना मुश्किल नहीं हो सकता। इसके अलावा बस एक प्रबंधक, कोई शीर्ष नेता नहीं, कोई भी इसे कर सकता है। इसमें योग्य या अयोग्य होने की बात क्या है? रोहन मल्होत्रा ने उनकी अनिच्छा को नोटिस किया और फिर से मुस्कुराए। सबसे पहले आपने ये पद अपने पूर्ववर्ती को बाहर करके लिया है, जिससे वे आपके अधीनस्थ बन गए। क्या आपको लगता है कि सिर्फ अपनी सत्ता का इस्तेमाल करके आप उन्हें आज्ञा मानने के लिए मजबूर कर सकते हैं? कि वे दोस्त बन जाएंगे, आपसे उलझने की हिम्मत नहीं करेंगे? भोलेपन, काम चोरी करना, टालमटोल करना, अगर वे खुले संघर्ष से बचते हैं तो वे आपको नीचे खींच सकते हैं, रोहन मल्होत्रा ने तिरस्कार के साथ कहा। अगला, आप में से अधिकांश एक कर्मचारी से एक छलांग में यहां पहुंचे हैं। क्या आपने उन लोगों की भावनाओं पर विचार किया है जो कभी आपके साथ थे? क्या आपने समय पर उनकी सांत्वना दी? क्या आपने उनके साथ खुलकर बात की? शायद नहीं। और इससे क्या हुआ? जब कोई आपके खिलाफ खड़ा होता है तो वे लोग बस तमाशा देखते हैं। आपने उन सहयोगियों को छोड़ दिया जो आपके होने चाहिए थे। इसके अलावा एक तटस्थ पक्ष की श्रेणी है। हर विभाग में ऐसे लोग होते हैं। आपने उनके लिए क्या किया? किसी भी काम में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपके आसपास समर्थकों का एक समूह होना चाहिए। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि जब असंतुष्ट लोग उठें तो कोई उनकी मदद न करे, बल्कि सभी उन्हें अलग थलग करें और निष्कासित करें। अपने भाषण के अंत में रोहन मल्होत्रा की मुस्कान गायब हो गई और उन्होंने सभी को गंभीरता से देखा। इसलिए मैं कहता हूं, आप नेताओं के रूप में योग्य नहीं हैं। रोहन मल्होत्रा के शब्दों के बाद प्रबंधक गहरे रूप से हिल गए। जब उन्होंने इस पर विचार किया तो वाकई ऐसा ही था। उनकी नजरों में अब थोड़ा और सम्मान था। कोई आश्चर्य नहीं कि वे इतनी कम उम्र में उपप्रमुख बन गए। नेता बनना वाकई एक विज्ञान है। प्रबंधक सीधे बैठ गए, उनकी मुस्कानें गायब हो गईं। वे छात्रों की तरह व्यवस्थित बैठे, रोहन मल्होत्रा को देख रहे थे। लक्ष्मी वर्मा की आंखें चौड़ी थीं, उनकी नज़र थोड़ी उत्साहित थी क्योंकि वे रोहन मल्होत्रा को देख रही थीं। उस क्षण में रोहन मल्होत्रा का प्रदर्शित रौब इतना शानदार। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे एक योग्य प्रबंधक बना जाए, रोहन मल्होत्रा ने गंभीरता से कहा। उस विचार पर रक्तकमल ने तुरंत पूरे नेटवर्क से सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण व्याख्याताओं और सबसे आवश्यक प्रशिक्षण सामग्री को खोजा और प्रस्तुत किया। इसलिए जब रोहन मल्होत्रा बोलना शुरू किए तो हर वाक्य मौलिक था, दिल को छूने वाला। प्रबंधक तेजी से गंभीरता के साथ सुन रहे थे, उनकी मोहकता और गहरी होती जा रही थी। 1 घंटे बाद उन्हें लगा कि यह पर्याप्त नहीं था। ठीक है, आज के लिए बस इतना। खाली बातें बेकार हैं, जाओ और जो मैंने कहा है उसे आजमाओ। कल हम जारी रखेंगे जब तक कि आप अपनी टीमों को एकजुट इकाई में नहीं ढाल लेते, रोहन मल्होत्रा ने गहरी आवाज में कहा। उनकी नजर चमक रही थी। एक बार जब ये प्रबंधक अपने कर्मचारियों को पूरी तरह से एकजुट कर लेंगे तो न्यू मीडिया इंटरनेट विभाग का पुनर्जन्म होगा और वह सबसे मजबूत समूह बन जाएगा। अध्याय 255, रोहित मोटवानी आपको पे के लिए आमंत्रित करता है _1। अगले 1 सप्ताह तक रोहन मल्होत्रा न्यू मीडिया इंटरनेट विभाग के प्रबंधकों को प्रशिक्षित करते रहे। उनके पास ढेर सारी शिक्षण सामग्री थी जो उन्होंने रक्तकमल से प्राप्त की थी। उन्हें प्रशिक्षित करते हुए रोहन मल्होत्रा स्वयं भी लगातार चिंतन और समझ विकसित करते रहे। आखिरकार ये सामग्रियां उनके लिए भविष्य में उच्च पदों पर उपयोगी होंगी। प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रबंधकों का रोहन मल्होत्रा के प्रति रवैया स्पष्ट रूप से बदल गया। वे आश्चर्य से उनके गहन ज्ञान की प्रशंसा करने लगे और उनके प्रति उनका सम्मान लगातार बढ़ता गया। रोहन मल्होत्रा ने उन्हें पदोन्नत किया, उनकी प्रतिभा को मान्यता दी और वे इसके लिए आभारी थे। और कार्यस्थल के अनुभव का ये निस्वार्थ साझाकरण अनमोल था। वे गहरे कृतज्ञ थे। कुछ लोग तो रोहन मल्होत्रा को अपने हृदय में गुरु मानने लगे। एक प्रशासनिक सहायक के रूप में लक्ष्मी वर्मा विभिन्न कार्यालयों के बीच आती जाती थीं और ये देखकर आश्चर्यचकित हुई कि पूरे विभाग का माहौल सूक्ष्म रूप से बदल गया था। हृदय एक उद्देश्य में एकजुट, प्रयास कार्य में संयुक्त। कार्य दक्षता में बहुत वृद्धि हुई थी और हर कोई खुशी और आराम से काम कर रहा था। न्यू मीडिया इंटरनेट विभाग की ओवरटाइम दर केवल 10 दिनों से भी कम समय में कंपनी में सबसे कम हो गई, फिर भी उनकी दक्षता और प्रदर्शन में बहुत सुधार हुआ। इसने अन्य विभागों के नेताओं को हैरान कर दिया, उन्हें उलझन में छोड़ दिया और बिना किसी समाधान के। जब रोहन मल्होत्रा फिर से दौरा करने निकले तो कर्मचारी अब उनके प्रति संकोची या सतर्क नहीं थे, बल्कि अपने प्रबंधकों के प्रभाव में रोहन मल्होत्रा के प्रति उनकी पसंद और निकटता बहुत बढ़ गई थी। इस संदर्भ में रोहन मल्होत्रा द्वारा बनाई गई पुरस्कार और दंड प्रणाली लागू की जाने लगी। नई पुरस्कार और दंड प्रणाली ने कर्मचारियों को आश्चर्यचकित कर दिया। नई प्रणाली ने दंड को समाप्त कर दिया, इसमें केवल पुरस्कार शामिल थे।
पुरस्कारों की मात्रा अलग अलग थी और दंड केवल अपराधों की संख्या दर्ज करने के बारे में था जो संचयी थे। संचयी अपराधों के लिए अंतिम दंड क्या होगा, ये निर्दिष्ट नहीं किया गया था। और यह अनिश्चितता ही वास्तव में लोगों को घबराहट में डाल देती थी। कोई कल्पना कर सकता था, एक बार सूची बन जाने के बाद ये घातक होगा। सौभाग्य से, रोहन मल्होत्रा की पुरस्कार प्रणाली में दर्ज किए गए अपराधों को पुरस्कारों के साथ ऑफसेट करने का विकल्प था, जो कर्मचारियों के बीच बहुत लोकप्रिय था। विभाग में अभी भी उपद्रवी लोग थे। इन लोगों को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता था। वे भी चालाक हो गए थे, बिना खुद को दिखाए मुद्दों को भड़काने लगे। हालांकि कुछ जानबूझकर उपद्रव करने की कोशिशों के बाद उन्हें टीम ने अलग थलग कर दिया। कुछ उथल पुथल के बाद उन्होंने और हिम्मत नहीं की और व्यवहार करने लगे। रोहन मल्होत्रा ने टीम निर्माण में प्रारंभिक सफलता देखी और बहुत संतुष्ट थे। उनके व्यक्तिगत अनुमोदन की आवश्यकता वाले मामलों की संख्या दिन ब दिन कम हो रही थी और यहां तक कि लक्ष्मी वर्मा को भी खाली समय मिलने लगा था। रोहन मल्होत्रा ने उन्हें बस उस शाखा में मदद करने के लिए कहा जो उन्हें पसंद थी और जो वे सीखना चाहती थीं। इसके लिए लक्ष्मी वर्मा अत्यंत कृतज्ञ थीं और रोहन मल्होत्रा के प्रति उनका सम्मान और बढ़ गया। शुक्रवार, रोहन मल्होत्रा आराम से अपनी कार्यकारी कुर्सी पर पीछे झुके हुए थे जब उन्होंने अपने दिमाग में रक्तकमल की आवाज सुनी। समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में एक प्रमुख विभाग के टीम अनुकूलन को पूरा करने और समग्र कार्यालय दक्षता और एकजुटता में सुधार करने के लिए 3 अंक जोड़ें। आपका वर्तमान कुल स्कोर प्रमुख स्तर पर 12 अंक है, मुख्य प्रबंधक स्तर से 88 अंक दूर। रोहन मल्होत्रा, जिन्होंने कुछ समय से अपने स्कोर नहीं देखे थे, वास्तव में थोड़ा प्रभावित महसूस किया। इतने दिनों के काम के लिए 3 अंक। रक्तकमल वास्तव में स्कोरिंग में निष्पक्ष, उदार और महान थी। जब रोहन मल्होत्रा चिंतन कर रहे थे, उनका फोन बजा। आने वाला कॉल एक विशेष नंबर से था। रोहन मल्होत्रा एक पल के लिए चौंके, फिर मुस्कुराए। रोहित, तुमने मुझे फोन करने का क्या सोचा? रोहन मल्होत्रा ने फोन उठाया और हंसते हुए कहा। कायसन रॉय टीम हस्ताक्षर के 2 दिन बाद अपने देश के लिए रवाना हो गई थी, लेकिन रोहित मोटवानी, मोटा रोहित, पीछे रह गया, जयपुर में बेफिक्र होकर जीवन का आनंद ले रहा था। इन दिनों रोहन मल्होत्रा को इस मोटे व्यक्ति द्वारा बार बार तंग किया गया था। दोनों लोगों को ये कहा जा सकता था कि वे तब तक एक दूसरे को नहीं जानते थे जब तक उन्होंने झगड़ा नहीं किया, और समान शौकों के साथ जितना अधिक वे बात करते उतना ही वे जुड़ते गए, यहाँ तक कि ललिता को भी बातचीत में शामिल करते हुए नाम के अलावा दोस्त बन गए। विदेशियों के लिए भारतीयों से बात करते समय वे अक्सर केवल उपनाम का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, जब रोहित ने सौरभ चटर्जी का जिक्र किया तो उन्होंने उन्हें चटर्जी कहा और शुरू में रोहन मल्होत्रा को मल्होत्रा कहा। लेकिन समय के साथ रोहित रोहन मल्होत्रा का पूरा नाम सटीक रूप से उपयोग कर सकता था। यह एक विदेशी के लिए काफी उपलब्धि थी। रोहन मल्होत्रा, तुम हाल ही में काफी व्यस्त रहे हो। क्या कहते हो, मैं आज रात तुम्हें रात के खाने के लिए आमंत्रित करता हूँ, मसालेदार झींगा और हम कुछ पे लेंगे। रोहित ने फोन पर हंसते हुए कहा। यह विदेशी जयपुर में इन दिनों रहने के बाद और कुछ नहीं सीखा था, लेकिन सभी स्वादिष्ट भोजन का विशेषज्ञ बन गया था, खासकर मसालेदार झींगा से प्यार करता था। जरूर, रोहन मल्होत्रा ने भी सोचा कि आराम करना अच्छा रहेगा। इतने दिनों तक पढ़ाना वाकई थकाऊ रहा था। अल्पविराम, रोहित ने रोहन मल्होत्रा को रात के खाने के लिए पता दिया। नवीन गली, जयपुर में एक खाने की गली। रोहन मल्होत्रा ने इसे देखा। 1 किलोमीटर की इस गली में 100 से अधिक दुकानें थीं, जिनमें से 90% रेस्तरां थे। शायद पूरे प्रांत में इतनी अधिक रेस्तरां घनत्व वाली कोई और गली नहीं मिल सकती थी। रोहन मल्होत्रा ने फैजल को ड्राइव करने के लिए कहने के बजाय अकेले टैक्सी ली, क्योंकि निजी समारोहों में कुछ निजी स्थान होना चाहिए। टैक्सी ड्राइवर को विशिष्ट पता देने के बाद ड्राइवर भी हंसा। युवक, तुम एक पार्क ही लगते हो, तुम निश्चित रूप से नवीन गली में अक्सर आते होंगे। रोहन मल्होत्रा उलझन में थे और समझ नहीं पाए कि उसका मतलब क्या था। जब वे पहुंचे और टैक्सी से उतरे तो रोहन मल्होत्रा ने रेस्तरां देखा और आखिरकार समझ गए कि ड्राइवर का मतलब क्या था। बाएं और दाएं दोनों तरफ प्रभावशाली दुकान के सामने थे, साफ खिड़कियों और मजबूत व्यावसायिक माहौल के साथ, सिवाय इस जगह के जो साधारण और कुछ हद तक जर्जर थी। लेकिन जगह लोगों से गुलजार थी। कई अच्छे कपड़े पहने हुए मालिक अपनी लग्जरी कारें पार्क करके अंदर जा रहे थे। रोहन मल्होत्रा अंदर गए तो पाया कि यह पहले से ही लोगों से भरा हुआ था। लकड़ी के टेबल और कुर्सियां, जर्जर लेकिन साफ। रोहित एक कोने से उनकी ओर हाथ हिला रहा था, उसने एक अच्छी जगह हासिल कर ली थी। रोहन मल्होत्रा मुस्कुराते हुए उसकी ओर गए और रोहित के सामने बैठ गए। बुरा नहीं, विदेशी, तुम्हें इसमें महारत हासिल है, इतनी शानदार जगह हथिया ली। रोहन मल्होत्रा ने प्रशंसा की। हथिया ली? मैं यहाँ दोपहर 3 बजे से बैठा हूँ, रोहित ने गर्व से कहा। रोहन मल्होत्रा एक पल के लिए अवाक रह गए। जब बात खाने के शौकीन की व्यक्तिगत साधना की आई, तब मसालेदार झींगों का एक बड़ा कटोरा आया, लाल और ताज़ा हरे धनिया के पत्तों से सजा हुआ, एक अनूठा सुगंध उत्सर्जित करता हुआ।
रोहित की आंखें लगभग बाहर निकल आईं और रोहन मल्होत्रा को भी अपने मुंह में पानी आता महसूस हुआ। ठंडी बियर डाली गई, दोनों ने कोई छोटी मोटी बात या औपचारिकता नहीं की, झींगा छीलते हुए और खाने की होड़ में लिप्त हो गए। रोहित, जिसके सामने झींगे के छिलकों का ढेर था, रोहन मल्होत्रा को निर्देश देना नहीं भूला। यहाँ देखो, रोहित ने प्रदर्शन किया, छिलके के दूसरे खंड को दबाओ, झींगे के शरीर को निचोड़ो, फिर ऐसा करो, अपने शरीर को झींगे के सिर में घुसाओ और खींचो, हाँ हाँ, पूंछ पकड़ो और खींचो, बस। देखो, पूरा झींगे का मांस निकल आया। रोहित ने विजयी ढंग से शेखी बघारी चबाते हुए और एक पूरे गिलास बियर के साथ इसे धोया, संतुष्टि की एक आह भरी। रोहन मल्होत्रा, अनाड़ी और धीमे सीखने वाले, आखिरकार समझ गए, रोहित हंसते और तमाशा देखते हुए। रोहन मल्होत्रा खुद पर कड़वी हंसी नहीं रोक सके, एक असली देशी को एक विदेशी द्वारा ठीक से खाना न जानने के लिए मजाक उड़ाया जा रहा था। 3 दौर के पे के बाद रोहित ने अपना गिलास नीचे रखा। रोहन, इस बार मैंने तुम्हें सिर्फ स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि तुमसे कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के लिए भी। अध्याय 256, कायसिन की दुविधा _1। रोहन मल्होत्रा ने अपना गिलास नीचे रखा और रोहित को देखा। उनके आने से पहले उन्हें एक पूर्वाभास था कि यह भोजन केवल भोजन से अधिक होगा। वास्तव में उनकी भावना सही साबित हुई। ये व्यावसायिक है या व्यक्तिगत? रोहन मल्होत्रा ने मुस्कान के साथ पूछा। अगर यह व्यक्तिगत होता तो रोहित इतना गंभीर नहीं होता। ये व्यावसायिक है, रोहित ने कुछ हिचकिचाहट के साथ अपने प्लास्टिक दस्ताने उतारते हुए कहा, लेकिन मुझे लगता है कि आपको इसे व्यक्तिगत मानकर सुनना चाहिए। ओह, इसके साथ रोहन मल्होत्रा कुछ हद तक उत्सुक हो गए। फिर भी वे देख सकते थे कि रोहित अभी भी थोड़ा हिचकिचा रहा था। रोहित, क्या तुम मेरे चरित्र पर भरोसा करते हो? रोहन मल्होत्रा ने पूछा। बिल्कुल, मैंने ललिता से बात की है और उसने कहा कि तुम पूरी तरह से भरोसेमंद दोस्त हो। पिछले दिनों तुमसे मेरे मेलजोल से मुझे भी लगता है कि तुम एक विश्वसनीय व्यक्ति हो, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। रोहित ने कंधे उचकाए। तो फिर, जिस व्यावसायिक मामले का तुम जिक्र करने वाले हो, जब तक ये जयपुर मीडिया के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाता, मैं वादा करता हूं कि मैं इसे तुम्हारे लिए गोपनीय रखूंगा और इसे अपने मामले की तरह मानूंगा, रोहन मल्होत्रा ने गंभीरता से कहा। तुम्हारे इन शब्दों के लिए मुझे लगता है कि हमें टोस्ट करना चाहिए, रोहित ने कुछ हद तक प्रभावित होकर कहा, रोहन मल्होत्रा और अपने लिए एक पूरा गिलास बियर डालते हुए। रोहन मल्होत्रा मुस्कुराए, अपना गिलास उठाया, रोहित के साथ गिलास टकराए और दोनों ने अपने पे खाली कर दिए। गिलास नीचे रखते हुए रोहित थोड़ा चुप रहा, अपने विचारों को व्यवस्थित करते हुए। मुझे नहीं पता कि सौरभ चटर्जी ने कितना बताया है, लेकिन उस दिन जब तुम मुझसे बात कर रहे थे, मैं वास्तव में काफी चौंक गया था क्योंकि तुम कायसिन की वर्तमान स्थिति के बारे में कुछ जानते थे। लेकिन वास्तव में, ये तुम्हें जितना पता है उससे थोड़ा बदतर हो सकता है। रोहित ने आह भरी, हमारा प्रतियोगी केल्सन एक कंसोर्टियम द्वारा समर्थित है। उनके पास अच्छा वित्तीय समर्थन है और वे बाजार विस्तार में कायसिन के क्षेत्र को धीरे धीरे खा रहे हैं। इसके अलावा उनके पीछे का कंसोर्टियम, तुम जानते हो, राजनीतिक संबंध रखता है। उनके फायदे बहुत बड़े हैं। हम उस बाजार में अपनी जमीन खो रहे हैं। जयपुर मीडिया के साथ साझेदारी पर बातचीत करना यहाँ वित्तीय समर्थन प्राप्त करने के लिए है, तुम्हारा प्रभाव डालकर केल्सन का ध्यान भटकाने के लिए, और साथ ही हम तुम्हारे घरेलू बाजार में विस्तार करना चाहते हैं। एक पत्थर से 3 निशाने, हाँ, रोहन मल्होत्रा ने हंसते हुए कहा। इच्छाएं सुंदर हैं, लेकिन वास्तविकता क्रूर है। रोहित को देखते हुए, भले ही जयपुर मीडिया के साथ साझेदारी हो जाए, उनकी सामने आई कठिन स्थिति शायद ज्यादा आसान नहीं होगी। मैं जयपुर में काफी समय से हूं और जल्द ही मुझे अपने देश वापस जाना होगा। रोहित ने आगे झुककर अपनी कोहनियों को मेज पर टिकाते हुए रोहन मल्होत्रा को देखा। इन दिनों मैं तुमसे ज्यादा संपर्क में नहीं रहा, मेरा अधिकांश समय चटर्जी के साथ रहा है। उस दिन तुमने जो विचार और योजनाएं बताई थी, मुझे स्वीकार करना होगा, वे कल्पनाशील थी, मौजूदा सोच के ढांचे को पूरी तरह से तोड़ देने वाली और सटीक डेटा द्वारा समर्थित। पहले मुझे लगा कि यह तुम्हारे समूह की दृष्टि थी, शायद इसमें एक से अधिक बड़े डेटा और व्यावसायिक अनुसंधान कंपनियां शामिल थीं। रोहन मल्होत्रा ने उसे मुस्कान के साथ देखा। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत था। चाहे मैंने कितना ही टटोला, सौरभ चटर्जी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जयपुर मीडिया में किसी को कुछ नहीं पता था। अगर ये तुम्हारे समूह द्वारा जयपुर मीडिया के लिए भविष्य की रणनीति थी, तो उन्हें इसके बारे में अनजान होना असंभव था और तुमने इसे मेरे सामने प्रकट नहीं किया होता। तो रोहन मल्होत्रा ने मुस्कान के साथ पूछा। तो रोहित ने कटु हंसी के साथ जवाब दिया और अपने हाथ फैलाए। अंत में मुझे एहसास हुआ, ये सब तुमने अकेले किया था। वे व्यावसायिक अवधारणाएं सभी तुम्हारे दिमाग में थीं। रोहित ने रोहन मल्होत्रा को प्रशंसात्मक नजरों से देखा, उनकी आंखों में आश्चर्यजनक स्नेह था। रोहित जैसे सुसंस्कृत व्यक्ति के लिए गाली देना शुरू करना उनके आंतरिक आघात की ताकत को दिखाता था।
धीरे धीरे रोहन मल्होत्रा ने नोटिस किया कि अन्य टेबल पर लोग उनकी ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में आश्चर्य की झलक थी, जैसे कि वे एक समलैंगिक जोड़े को देख रहे हों, और वे आपस में बुदबुदा रहे थे। मुद्दे पर रहो, मुझे उन नजरों से मत देखो। रोहन मल्होत्रा ने प्रशंसा, आश्चर्य का आनंद लिया, लेकिन रोहित की नजरों से कुछ असहज थे। रोहन, मुझे स्वीकार करना होगा, तुम एक प्रतिभाशाली हो, कोई ऐसा जो स्वाभाविक रूप से व्यवसाय की कला में निपुण है। रोहित अपनी प्रशंसा रोक नहीं सके। इस दुनिया में ज्ञान एक व्यक्ति को शक्तिशाली बना सकता है, ये सभी पर लागू होता है। लेकिन प्रतिभा को सीखा नहीं जा सकता। कुछ लोग, भले ही उनके पास व्यावसायिक ज्ञान का व्यापक तंत्र न हो, व्यावसायिक दुनिया के शिखर पर खड़े हो सकते हैं। मेरी नज़रों में तुम में ज्ञान और प्रतिभा दोनों हैं। प्रतिभाशाली शब्द भी इसे पूरी तरह से व्यक्त नहीं करता। मुझे लगता है कि असाधारण प्रतिभा तुम्हारे लिए अधिक उपयुक्त शब्द है। रोहित की प्रशंसा हृदय से थी। रोहन मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए रोहित और अपने लिए एक और गिलास शराब डाली, अपना कप उठाया। मुझे तुम्हारी तारीफें पसंद हैं, लेकिन चलो इसके लिए पीते हैं और अधिक गंभीर मामलों पर आगे बढ़ते हैं, कोई और चापलूसी नहीं। रोहित ने अपना गिलास उठाया और रोहन मल्होत्रा के साथ हल्के से टकराया, फिर एक ही बार में इसे खाली कर दिया। गिलास नीचे रखते हुए रोहित ने रोहन मल्होत्रा को गंभीरता से देखा। रोहन, मुझे तुम्हारे उन व्यावसायिक विचारों की जरूरत है, मुझे वापस जाकर अपने करियर को बचाना है, रोहित ने गंभीरता से कहा। तुम्हें नहीं पता कि मैंने कायसन में कितना प्रयास किया है, मैं इसे गिरते हुए नहीं देख सकता। मैं तुम्हें बताने से नहीं डरता। हालांकि वह जर्मन में बोल रहा था और उसे पता था कि आसपास के लोग इसे समझ नहीं सकते। रोहित ने फिर भी अपनी आवाज धीमी कर दी। मेरे कुछ साझेदार अब एकजुट नहीं हैं, यहां तक कि कुछ केल्सन की ओर आंखें उठा रहे हैं। मुझे कंपनी की वर्तमान स्थिति को सुधारना होगा, वरना कायसन मरने वाला है, और एक साझेदार के रूप में जयपुर मीडिया भी प्रभावित होगा। भरोसे के चलते रोहित सब कुछ खुलकर बता रहा था। रोहन मल्होत्रा ने उसकी आंखों में सीधे देखा और लंबे विराम के बाद उन्होंने हल्के से सिर हिलाया। तुम सहमत हो? रोहित ने आश्चर्य से पूछा। क्या तुम मेरे व्यावसायिक विचार सुनने के लिए तैयार हो? रोहन मल्होत्रा ने मुस्कान के साथ कहा। पूरी तरह तैयार, पूरी तरह तैयार। मैं तैयार हूं। रोहित घबरा गया, जल्दी से अपने बैग से सामान निकालने लगा। रोहन मल्होत्रा ने कुछ हतप्रभ होकर देखा। 2 डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर और एक बड़ी नोटबुक हाथ में लिए, रोहित ने रोहन मल्होत्रा को केंद्रित अभिव्यक्ति के साथ देखा, पेन तैयार रखते हुए उनके बोलने की प्रतीक्षा में। लेकिन मैं तैयार नहीं हूं, रोहन मल्होत्रा ने रोहित से कटु हंसी के साथ कहा। उस समय बैठक कक्ष में रोहित का सामना करते हुए उत्साह की उमंग के साथ उनका दिमाग चुस्त था, रचनात्मकता अपने चरम पर थी। लेकिन अब रोहन मल्होत्रा इस माहौल को कैसे समझा सकते थे? रोहित का चेहरा लटक गया, सोचते हुए कि रोहन मल्होत्रा ने अपना मन बदल लिया है। मैं तुम्हें बताता हूं, 3 दिनों के भीतर मैं तुम्हें एक प्रस्ताव दूंगा, रोहन मल्होत्रा ने गंभीरता से कहा। इसमें मौजूद रणनीतियां लागू की जा सकती हैं या नहीं, ये तुम्हारी टीम पर निर्भर करेगा, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि मैं तुम्हारी पूरी ईमानदारी से मदद करने की कोशिश करूंगा। रोहन मल्होत्रा बहुत ईमानदारी से बोले। रोहित ने उन्हें स्थिर नजरों से देखा, उनकी आंखें कुछ चमक रही थीं। दाढ़ी वाला विदेशी रोहन मल्होत्रा के शब्दों से वास्तव में प्रभावित था। रोहन मल्होत्रा ने आसपास देखा, अपना सिर खुजलाया। ठीक है, बस इतना ही। मुझे उन नजरों से देखना बंद करो। अगर तुम मुझे ऐसे ही देखते रहे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा। अल्पविराम। उस दिन रोहित और रोहन मल्होत्रा ने एक क्रेट बियर पी। बेशक इसका अधिकांश हिस्सा रोहित ने पिया, इसलिए नहीं कि रोहन मल्होत्रा पी नहीं सकते थे, बल्कि इसलिए कि उन्हें उस शाम रोहित के लिए एक प्रस्ताव लिखना था। भाई, अगर तुम्हें प्रस्ताव पर काम करते समय किसी डेटा की जरूरत हो तो बस पूछो। यहाँ मुझे व्हाट्सएप पर जोड़ लो, मुझे एहसास हुआ है कि यह चीज बहुत काम की है, रोहित ने अपना फोन निकालते हुए कहा, काफी गर्वित दिखते हुए। मेरी अपनी शेखी बघाड़ने की बात नहीं, लेकिन मेरे पास जो व्यावसायिक अनुसंधान परामर्शदाता टीम है, वे सीधे मुझे जवाब देती हैं, और वे पूरे यूरोप में काफी मशहूर हैं। डेटा जरूरत नहीं, रोहन मल्होत्रा ने जवाब दिया, पूरी तरह से प्रभुत्व और सर्वोच्च आत्मविश्वास के साथ। मेरे सामने डेटा और जानकारी की बात करना। रोहित मोटवानी, तुम्हारी टीम कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, क्या वे रक्तकमल से ज्यादा सक्षम हैं? अध्याय 257। रोहन मल्होत्रा, तुम एक सच्चे दोस्त हो। _1। रोहन मल्होत्रा और रोहित रात 9 बजे तक पीते रहे, फिर दोनों अलग अलग रास्तों पर चले गए। रोहन मल्होत्रा जहां रहते थे वह जगह ज्यादा दूर नहीं थी, ये शहर के केंद्र में थी, सभी सुविधाओं और एक बड़ी बालकनी के साथ एक आलीशान अपार्टमेंट। अपने घर में प्रवेश करने पर रोहन मल्होत्रा, जो थोड़े नशे में थे, ने अपने लिए एक गिलास दूध डाला और इसे लेकर बालकनी में गए, जहां उन्होंने शाम की ठंडी हवा का आनंद लिया। बालकनी में खड़े होकर जयपुर की रात को देखते हुए रोहन मल्होत्रा को चक्कर सा आया।
जैसे कि वे अभी भी इंद्रपुर में हों, जैसे कि पड़ोस की बालकनी में एक ऐसी लड़की हो जिसके लंबे झरने जैसे बाल हों और मुस्कान फूलों की तरह चमकदार हो। रोहन मल्होत्रा अनायास अपना सिर घुमाकर देखने लगे। तभी एक बड़े स्नान वस्त्र में लिपटा हुआ दाढ़ी वाला एक आदमी बाहर आया, मुंह में सिगरेट दबाए। रोहन मल्होत्रा की नजरों से नजरें मिली, वह चौंक गया, फिर मुस्कुराया और बोला, भाई ठंडी हवा का आनंद ले रहे हो? रोहन मल्होत्रा ने एक शब्द भी नहीं कहा और वापस अंदर चले गए। अल्पविराम। ऐसे सुंदर पलों को फिर से जीने के लिए ताकत की जरूरत थी। रोहन मल्होत्रा ने एक घूंट में अपना दूध खत्म किया ताकि उनका दिमाग थोड़ा साफ हो। कंप्यूटर के सामने बैठे इसे चालू किया और स्टार्टअप स्क्रीन को देखते हुए उनका दिमाग दूर तक भटकने लगा। 3 साल के समय में मैं हमारे बीच की सभी समस्याओं को अब और समस्या नहीं रहने दूंगा। रोहन मल्होत्रा ने अनजाने में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अल्पविराम। एक नया दस्तावेज बनाकर रोहन मल्होत्रा कंप्यूटर स्क्रीन को घूरते रहे, विचारों में खोए हुए। रोहित को बताए गए रचनात्मक विचारों और रणनीतियों को याद करते और व्यवस्थित करते रहे। पूरा 15 मिनट तक वे एक मूर्ति की तरह स्थिर बैठे रहे, फिर उनकी गहरी आंखें बुद्धिमत्ता से चमक उठीं। रोहन मल्होत्रा की नजरें स्क्रीन पर टिकी रहीं, फिर भी उनकी 10 उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से नाचने लगीं। लयबद्ध टैपिंग, जैसे मोती जैड की थाली पर गिर रहे हों, सुनने में सुखद थी, और जैसे जैसे उनके विचार प्रवाहित हुए, स्क्रीन पर पंक्तियां तेजी से उभरने लगीं। जैसा कि रोहित ने कहा था, कुछ लोग स्वाभाविक रूप से व्यवसाय में प्रतिभाशाली होते हैं। वे समग्र दृष्टिकोण देख सकते हैं और साथ ही छोटी छोटी बारीकियों में भी उतर सकते हैं। रोहन मल्होत्रा ऐसे ही व्यक्ति थे। जो और भी भयानक था, वह ये कि ऐसे लोग हमेशा किसी भी समय और स्थान पर सबसे सटीक डेटा, जानकारी और सामग्री प्राप्त कर सकते थे। ये बाघ को पंख देने जैसा था। रोहन मल्होत्रा समय भूल गए, सब कुछ भूल गए, पूरी तरह से व्यावसायिक योजना में डूब गए, खुद को इससे निकाल नहीं पाए। पूरा सप्ताहांत खाने, सोने और आवश्यक आराम और विश्राम के अलावा रोहन मल्होत्रा ने खुद को व्यावसायिक योजना को पूर्ण करने में समर्पित कर दिया। रोहित मोटवानी एक अच्छा इंसान था और उनके प्रति बहुत ईमानदार था। ऐसे लोगों के प्रति रोहन मल्होत्रा भी पूरी तरह से ईमानदार थे, जितना संभव हो मदद करना चाहते थे। इसके अलावा जयपुर मीडिया ने हाल ही में कायसिन कंपनी के साथ सैकड़ों करोड़ की सहयोग सौदा किया था और यह साझेदारी के शुरुआती चरण थे। जयपुर मीडिया का भी यूरोपीय बाजार में प्रवेश करने का लक्ष्य था, जिसमें आगे और निवेश होने थे। एक मजबूत साझेदार एक ऐसे सहयोगी से कहीं बेहतर था जो ढहने की कगार पर हो। जब बात अपनी कंपनी, अपने समूह, अपने हितों की आई, तो रोहन मल्होत्रा उतने ही सावधान थे। रोहन मल्होत्रा के पूर्ण समर्पण के साथ पूरी व्यावसायिक योजना धीरे धीरे मजबूत और विस्तृत होती गई, न केवल नवीन विचारों के साथ बल्कि ठोस डेटा समर्थन के साथ पूरी। यहां तक कि अपनी वर्तमान अधूरी अवस्था में ये रोहित जैसे पेशेवर को देखने पर चौंका देगी। यह ऐसी चीज नहीं थी जो एक व्यक्ति इतने कम समय में बना सकता था। किसी और को इसके लिए एक विशाल और विस्तृत डेटाबेस और एक समर्थन टीम की आवश्यकता होती। इस स्तर को हासिल करने के लिए योजना में कई रणनीतियां सीधे उपयोग की जा सकती थीं। फिर भी रोहन मल्होत्रा अभी भी संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगा कि यह और भी बेहतर हो सकता है। सप्ताहांत में एक छोटी सी घटना हुई। रोहन मल्होत्रा बिस्तर में झपकी ले रहे थे। यामिनी कश्यप ने फोन किया। उसने आखिरकार कुछ समय के लिए अपना काम खत्म कर लिया था और जल्द ही वापस आने वाली थी। आधे महीने से अधिक समय बाद यामिनी कश्यप को कंपनी के भीतर के बदलावों की जानकारी नहीं थी, लेकिन वह अभी भी रोहन मल्होत्रा की पहचान पर अटकी हुई थी। क्या तुम पहले से श्री सौरभ को जानते थे? वे तुम्हारा साक्षात्कार व्यक्तिगत रूप से कैसे ले सकते थे और तुम्हें सीधे उप प्रमुख नियुक्त कर सकते थे? इसके अलावा क्या वे ऐसे ही उप प्रमुख नियुक्त कर सकते हैं? मुझे वाकई शक है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। यामिनी कश्यप बिना रुके बड़बड़ाती रही। रोहन मल्होत्रा को सबसे ज्यादा सिरदर्द जिस स्थिति से होता था, वह ठीक यही थी। इसे समझाना मुश्किल था, खासकर यामिनी कश्यप को। अगर तुम उसे मूर्ख समझकर उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश करो, तो तुम पाओगे कि वह काफी चतुर है। अगर तुम उसे चतुर समझकर उससे संपर्क करो, तो वह पूरी तरह से मूर्ख और अनजान बन जाती है। रोहन मल्होत्रा ने शुरू में उसे टालने के लिए एक सामान्य जवाब देने की सोची, लेकिन महसूस किया कि यह काम नहीं करेगा। फिर उन्होंने कुछ झूठ गढ़ने की सोची, लेकिन पाया कि जितना अधिक वे बोलते, उतनी ही असंगतियां सामने आती। आखिरकार उनका धैर्य खत्म हो गया। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। अगर तुम जानना चाहती हो, तो वापस आओ और मैं तुम्हें बताऊंगा। रोहन मल्होत्रा, व्यावसायिक मामलों से थक चुके, ने महसूस किया कि उनका दिमाग इसके लिए तैयार नहीं था और बस उसे इतना कहकर छोड़ दिया, तुम अपनी तरफ से अच्छा खाओ, मजे करो और अच्छे से सो। मुझे काम करना है, अब फोन रख रहा हूँ। इसके बाद रोहन मल्होत्रा ने निर्णायक रूप से फोन काट दिया और एक झटके से इसे बंद कर दिया। दुनिया शांत हो गई। हालांकि जब रोहन मल्होत्रा ने उस शाम फिर से अपना फोन चालू किया, तो वे लगभग टेक्स्ट मैसेज की बाढ़ से अभिभूत हो गए, जो उनके फोन को लगभग क्रैश कर देने वाले थे। हर तरह के मैसेज उन्हें गाली दे रहे थे, यहां तक कि उनकी दादी से शिकायत करने की धमकियां भी थीं।
तुम चालाक लड़की, मेरे खिलाफ बगावत करके और शिकायत करने की हिम्मत। रोहन मल्होत्रा ने चिढ़कर बड़बड़ाया। फिर उन्होंने सीधे संपादन टीम के नए प्रबंधक को फोन किया। तुम कहाँ हो? घर पर। हाँ, तुमने हाल ही में ओवरटाइम नहीं किया है ना? खैर, अब तुम तुरंत शुरू करने वाले हो। यामिनी कश्यप और उनकी टीम को एक अतिरिक्त साक्षात्कार कार्य सौंपो। रोहन मल्होत्रा ने फोन काटा और ठंडी हंसी हंसे। ये तुम्हारे मुझे धमकाने के लिए? क्या तुम सोचती हो कि रोहन मल्होत्रा को बुली करना आसान है? कभी कभी मैं एक ऐसा आदमी हूं जो रंजिश रखता है। बेशक ये सब एक छोटा सा अंतराल था, जीवन में थोड़ा मसाला, बुरा एहसास नहीं। सोमवार कंपनी के मामलों से निपटने के बाद रोहन मल्होत्रा ने लक्ष्मी वर्मा को बुलाया। लक्ष्मी, कायसिन के श्री रोहित को मेरे कार्यालय में आने के लिए सूचित करो। मुझे उनसे कुछ चर्चा करनी है। लक्ष्मी वर्मा तुरंत इसे व्यवस्थित करने चली गईं। आधे घंटे से भी कम समय में रोहन मल्होत्रा के कार्यालय का दरवाजा खुला और रोहित उत्साह के साथ चमकती आंखों के साथ जल्दी से अंदर आए। रोहन, क्या तुम मुझसे उस व्यावसायिक अवधारणा दस्तावेज के बारे में बात करने वाले हो? तुम इसमें कितना आगे बढ़े हो? मुझे क्या करना होगा? रोहित पूरी तरह से उत्साहित थे। रोहन मल्होत्रा ने बिना एक शब्द कहे मुस्कुराते हुए एक मोटा फोल्डर फेंक दिया, जिसमें मुद्रित दस्तावेजों का मोटा ढेर था। रोहित ने इसे उलझन में लिया, सोफे पर बैठ गए, टांगे क्रॉस करके, और इसे पलटने लगे। महज 2 पेज पढ़ने के बाद उनके चेहरे पर आश्चर्य भर गया। उन्होंने अपनी टांगें नीचे की, सीधे बैठ गए और रोहन मल्होत्रा को अविश्वास के साथ देखा। ये पूरा हो गया। रोहित अत्यधिक आश्चर्यचकित थे। देखो तुम कितने उत्साहित हो। इसे देखो, मुझे कुछ पेशेवर, आलोचनात्मक प्रतिक्रिया दो। रोहन मल्होत्रा खुद थक गए थे, अनायास खिंचाव लेते हुए। रोहित ने दस्तावेज को गौर से पढ़ा, पल पल और अधिक केंद्रित और गंभीर होते गए, उनकी आंखें बढ़ते हुए आश्चर्य से भर गईं। रोहन मल्होत्रा ने 3 दिनों के भीतर डिलीवर करने का वादा किया था, और उन्होंने ऐसा ही किया। रोहित ने सोचा था कि यह एक बहुत सामान्य अवधारणा दस्तावेज होगा, लेकिन ये स्पष्ट रूप से सबसे विस्तृत व्यावसायिक योजना थी। रोहित के हाथ खुशी और आश्चर्य के मिश्रण से कांप रहे थे। उन्हें लगा था कि उनकी अपनी व्यावसायिक टीम शानदार थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उनकी दक्षता रोहन मल्होत्रा की तुलना में कहीं कम थी। उन्होंने जरूर समूह से एक शक्तिशाली टीम को जुटाया होगा, पूरी ताकत से काम किया होगा। रोहन मल्होत्रा, सबसे अच्छा व्यावसायिक साझेदार, सबसे अच्छा दोस्त, इतना भरोसेमंद। रोहित ने कांपते हाथों से पढ़ना जारी रखा, उनकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। रोहन मल्होत्रा की ईमानदारी से गहरे प्रभावित थे। अध्याय 258, मैं पैसे मांगने जा रहा हूं। _1 रोहन मल्होत्रा ने उबासी ली और जब उन्होंने फिर से रोहित को देखा, तो वे एक पल के लिए हतप्रभ रह गए। यह मोटा आदमी फिर से रो रहा था। अगर उसका 200 पाउंड का शरीर और चेहरे पर भरी हुई दाढ़ी न होती, तो वह एक औरत जैसा लगता। नहीं, औरत से भी कम। रोहन मल्होत्रा ने अपना चेहरा खुजलाया। रोहित ने व्यावसायिक योजना को बंद किया और आंसुओं भरी, गंभीर आंखों से रोहन मल्होत्रा को देखा। रोहन, मुझे तुम्हारी ईमानदारी महसूस होती है। तुम ऐसे हो। रोहित ने अंगूठा उठाया। रोहन मल्होत्रा से गंभीरता से कहा, इस बार तुमने अपने समूह की ताकत का उपयोग करके हमें इतना पेशेवर और संचालनात्मक मूल्य वाला काम पूरा करने में मदद की। मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूं। मैं तुम्हारे समूह के योगदान के लिए धन्यवाद करता हूं। कायसन कंपनी तुम्हारे समूह के जयपुर मीडिया के साथ पूरे दिल से सहयोग करना चाहती है। रंग में एक दूसरे को निराश न करें। रोहित ने इतनी गंभीरता से बोला कि रोहन मल्होत्रा हतप्रभ रह गए, सोचते हुए कि क्या इस आदमी ने कुछ गलत समझ लिया है। कैसी समूह की ताकत? यह उन्होंने अकेले किया था, इसका समूह से कोई लेना देना नहीं था। अगर तुम्हें लगता है कि अभी भी कोई समस्या है, तो हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। रोहन मल्होत्रा ने मुंह खोला और अंततः पूछा, नहीं, ये पहले से ही काफी अच्छा है। मैं अब अपने देश वापस जा रहा हूँ। रोहित अपनी उत्तेजना को रोक नहीं पाए, दौड़कर रोहन मल्होत्रा को एक बड़ा आलिंगन दिया, फिर मुड़कर जल्दी से चले गए। रोहन मल्होत्रा वहां हतप्रभ खड़े रहे, रोहित को अपने कार्यालय से जाते हुए देखते रहे, एक पल के लिए बोलने में असमर्थ। बस इतना कि तुम संतुष्ट हो, मुझे आशा है कि यह तुम्हारे कायसिन को मदद करेगा। रोहन मल्होत्रा ने अपने आप से बड़बड़ाया, उनकी शुभकामनाएं पूरी तरह से ईमानदार थीं। हालांकि उस तरफ की समस्या तुम में नहीं है, बल्कि उस केल्सन कंपनी में है। उनके वित्तीय संसाधन और राजनीतिक प्रभाव तुम्हारे सबसे बड़े प्रतिस्पर्धी हैं। रोहन मल्होत्रा वास्तव में चिंतित थे। उन्हें हमेशा लगता था कि रोहित अपने विचारों में बहुत आदर्शवादी है और भविष्य में और भी बदतर परिस्थितियां होने वाली हैं। कोई बात नहीं, अब इस बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं। बस एक कदम एक समय में चलते हैं और उम्मीद करते हैं कि रोहित एक भाग्यशाली ताबीज है। रोहन मल्होत्रा ने आह भरी और कुछ दस्तावेजों को देखने के लिए बैठ गए। हाल ही में न्यू मीडिया इंटरनेट विभाग में उल्लेखनीय सुधार दिख रहा था। नई ऊर्जा और उत्साह पूरे विभाग में नई जान फूंक रहा था। जब रोहन मल्होत्रा ने उनके द्वारा भेजा गया आवेदन देखा, तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि वे एक बड़ा आयोजन करना चाहते थे।
यह अच्छी खबर थी। बेशक, रोहन मल्होत्रा ने मंजूरी दे दी। टीम वर्क हमेशा अकेले काम करने से अधिक प्रभावी होता है, जिसमें अधिक संतोषजनक परिणाम मिलते हैं। हालांकि, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से बड़े पैमाने पर आयोजन करने के लिए पैसे की जरूरत थी। इस आवेदन का मुख्य विषय वित्त पोषण के लिए अनुरोध था, साथ में विभाग का मासिक वित्तीय विवरण था। इसे देखने पर रोहन मल्होत्रा ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। महीने की शुरुआत में विभाग के फंड्स पहले ही लक्ष्मण बंसल द्वारा खर्च कर दिए गए थे। उपकरण खरीदना और यात्रा खर्च सभी वैध खर्चे थे। कार्यालय का फर्नीचर खरीदना। इस मत को देखकर रोहन मल्होत्रा रुक गए, इसके बाद की लंबी संख्या को देखा और कटु हंसी के साथ लक्ष्मण बंसल के बिल्कुल नए डेस्क को थपथपाते हुए नहीं रह सके। सब कुछ पैसे पर आकर टिकता है। अब जब विभाग के वित्तीय संसाधन खत्म हो चुके थे तो क्या किया जाए? रोहन मल्होत्रा ने आह भरी, आवेदन उठाया और सौरभ चटर्जी से मिलने की तैयारी की। कार्यकारी निदेशक के रूप में उन्हें ही फंड्स के लिए पूछना था। अल्पविराम। जयपुर मीडिया में महाप्रबंधक के कार्यालय में सौरभ चटर्जी चाय पी रहे थे। श्री सौरभ, आप बताइए मुझे इसके बारे में क्या करना चाहिए? 2 हफ्तों से ज्यादा हो गए और मैं अभी भी निलंबित हूँ। ये कब खत्म होगा? लक्ष्मण बंसल का चेहरा दुख से भरा हुआ था। वे लगातार शिकायत कर रहे थे, इसके अलावा मैंने इतनी बड़ी गलती तो की नहीं। ये पूरी तरह से रोहन मल्होत्रा का निजी बदला है। सौरभ चटर्जी ने सिर उठाकर लक्ष्मण बंसल को ठंडी नजर से देखा। नहीं, नहीं, श्री रोहन, लक्ष्मण बंसल ने जल्दी से खुद को सुधारा। उस श्री रोहन ने न्यू मीडिया इंटरनेट विभाग को उलट-पुलट कर दिया है, जिससे कर्मचारियों में नाराजगी है। कंपनी के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कई सक्षम प्रबंधकों को उन्होंने निकाल दिया। कारण बस इतने थे कि वे बहुत जोर से बोलते थे या बहुत जल्दबाजी में काम करते थे। आप बताएं, ये कैसे कारण हुए? श्री रोहन ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि क्योंकि उन्हें समूह ने भेजा है, उन्हें कुछ डर नहीं है और उन्होंने जयपुर मीडिया को अपनी जागीर समझ लिया है। क्या वे आपको भी कुछ समझते हैं? लक्ष्मण बंसल ने अतिशयोक्ति की। बस करो। सौरभ चटर्जी का चाय का प्याला अचानक रुका, कुछ चाय छलक गई और वे भी कुछ चिढ़ गए। लक्ष्मण बंसल मेज पर छलकी चाय को देखकर जल्दी से कुछ टिश्यू निकालकर बॉस के लिए साफ करने लगे। सौरभ चटर्जी ने उन्हें देखा, उनका चेहरा थोड़ा नर्म हुआ। लक्ष्मण, मेरे पास यह मामला नियंत्रण में है और मैं जल्द ही श्री रोहन से इस बारे में बात करूंगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। बस इस समय को छुट्टी की तरह मानो, आराम करने का मौका। क्या यह अच्छा नहीं है? अच्छा नहीं। लक्ष्मण बंसल ने सिर हिलाया, लेकिन मन ही मन वे जोरदार असहमति जता रहे थे। कंपनी में हर कोई उन्हें श्री लक्ष्मण कहकर संबोधित करता था, तारीफें करता था और उनकी एक बात पर लोग उनकी इच्छाएं पूरी करते थे। यही थी जिंदगी। लक्ष्मण बंसल ऐसी जिंदगी की चाहत रखते थे। हालांकि चूंकि सौरभ चटर्जी ने बोल दिया था, वे जानते थे कि और कुछ कहना ठीक नहीं होगा। किसी भी स्थिति में तुम अब वापस जाओ, सौरभ चटर्जी ने कहा। लक्ष्मण बंसल यहां इतने समय तक अपनी व्यथा सुनाते रहे थे और वे भी इससे थक गए थे। ठीक है, तो मैं चलता हूं। जब भी जरूरत हो मुझे बुला लीजिएगा, लक्ष्मण बंसल ने कूटनीतिक रूप से विदा लेते हुए कहा। सौरभ चटर्जी ने दरवाजे की ओर देखा, हल्के से भौहें सिकोड़ते हुए। उनकी नजर अनिश्चित थी। वे सोच रहे थे कि क्या रोहन मल्होत्रा ने अपनी तरफ से काफी परेशानी खड़ी कर दी है। एक उप प्रमुख को वही करना चाहिए जो एक उप प्रमुख को करना होता है। निरीक्षक का अस्थायी पद धारण करके पूरे विभाग को हिला देना वास्तव में एक प्रबंधक के रूप में शुरू करने वाले की संकीर्ण दृष्टि को दिखाता है। वे वास्तव में नहीं समझ पाए कि ऐसे व्यक्ति ने निरीक्षण टीम का ध्यान कैसे खींचा। जब वे सोच रहे थे, सौरभ चटर्जी के कार्यालय के दरवाजे पर खटखटाहट हुई। अंदर आओ, सौरभ चटर्जी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। उन्हें लगा कि यह लक्ष्मण बंसल हैं, जो वापस लौट आए हैं। इसके बजाय रोहन मल्होत्रा अंदर आए। सौरभ चटर्जी का चेहरा थोड़ा नर्म हुआ और वे हल्की मुस्कान के साथ खड़े हुए। श्री रोहन आ गए। आइए बैठिए, सौरभ चटर्जी ने बड़े भाई की तरह कहा, रोहन मल्होत्रा को सोफे पर बैठने के लिए आमंत्रित करते हुए। आप यहाँ क्या लेकर आए हैं? सौरभ चटर्जी ने मुस्कान के साथ पूछा। श्री सौरभ, कृपया इसे देखें। रोहन मल्होत्रा ने आयोजन प्रस्ताव को सौंपा, जिसमें वित्त पोषण के लिए अनुरोध और वित्तीय विवरण शामिल था। सौरभ चटर्जी ने उन्हें ध्यान से पढ़ा, सिर हिलाते हुए। प्रस्ताव अच्छा है। ये न्यू मीडिया इंटरनेट विभाग की नवीन सोच और व्यवहारिकता की भावना को पूरी तरह से दर्शाता है। सौरभ चटर्जी ने पुष्टि की। रोहन मल्होत्रा बोलने लगे, लेकिन सौरभ चटर्जी ने उन्हें बीच में रोक दिया। हालांकि यह वित्त पोषण का मुद्दा एक समस्या है। 10 से 20 लाख रुपए की राशि वास्तव में ज्यादा नहीं है, लेकिन बात यह है, महीने के अंत और तिमाही के अंत के साथ कंपनी का मुख्य वित्त कार्यालय खातों पर ओवरटाइम काम कर रहा है। अब फंड्स आवंटित करना मुश्किल है। ऐसा करते हैं, अगले महीने इस मद को आवेदन में शामिल करना सुनिश्चित करें और मैं इसे प्राथमिकता दूंगा। सौरभ चटर्जी ने रोहन मल्होत्रा को बोलने का मौका नहीं दिया।
अगले महीने रोहन मल्होत्रा ने कटु हंसी हंसी और सौरभ चटर्जी को गहरी नजर से देखा। ऐसा क्यों लग रहा था कि यह महाप्रबंधक उनके साथ नौकरशाही टालमटोल का खेल खेल रहे हैं। लिफ्ट लॉबी में लक्ष्मण बंसल कुछ उदास दिख रहे थे जब वे जाने की तैयारी कर रहे थे। अभी अभी उन्होंने रोहन मल्होत्रा को सौरभ चटर्जी के कार्यालय में जाते देखा था और जल्दी से उनसे बच गए थे। लिफ्ट के दरवाजे खुले और कई लोग बाहर आए। लक्ष्मण बंसल को रोक लिया गया। अरे तुम सौरभ चटर्जी, महाप्रबंधक का कार्यालय कहाँ है? रास्ता रोकने वाले व्यक्ति ने काफी असभ्यता से पूछा। तुम कौन हो? लक्ष्मण बंसल ने घूरते हुए जवाब दिया। ऐसी असभ्यता, क्या वे सोचते थे कि वे कोई बड़े आदमी हैं? सवाल पूछने वाले ने अभिमान से मुस्कुराया, एक तरफ हटकर पीछे के व्यक्ति को दिखाया। मैं कौन हूं, यह मायने नहीं रखता। क्या तुम इस व्यक्ति को देखते हो? ये जयपुर मीडिया में तुम्हारा नया उप प्रमुख है। अध्याय 259, नया उप प्रमुख फिर से आया _1। लक्ष्मण बंसल ने संदेह के साथ भौहें सिकोड़ते हुए अपने सामने खड़े कुछ लोगों को देखा। 2 पुरुष और 1 महिला। उनसे बात करने वाला पुरुष नाजुक और पीला था, जिसमें अभिमान का भाव था। उसके बगल की महिला का मेकअप बेदाग था, त्वचा बर्फ की तरह और आकृति सुंदर। उसका व्यवहार एक गर्वीले हंस की तरह था। उनके पीछे एक पुरुष खड़ा था, लगभग 30 साल का, सुंदर और प्रभावशाली उपस्थिति के साथ, जो अपने आसपास को श्रेष्ठ नजरों से देख रहा था। आगे खड़े पुरुष और महिला सचिव या सहायक जैसे लग रहे थे, जबकि पीछे का पुरुष प्रभारी व्यक्ति प्रतीत हो रहा था। मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम्हें पता है या नहीं? पुरुष सहायक ने अधीरता से कहा। लक्ष्मण बंसल होश में आए, फिर उन्हें याद आया। जो पुरुष पहले उनसे बात कर रहा था, उसने पीछे के पुरुष की ओर इशारा किया और उसे क्या कहा था? उप प्रमुख। लक्ष्मण बंसल हतप्रभ रह गए। क्या उप प्रमुख श्री रोहन मल्होत्रा नहीं थे? अब एक और कैसे आ गया? तुमने अभी कहा कि वह उप प्रमुख हैं। हमारे जयपुर मीडिया का उप प्रमुख। लक्ष्मण बंसल ने पीछे के पुरुष की ओर इशारा करते हुए आंखें फाड़कर फिर से पूछा। लक्ष्मण बंसल द्वारा इशारा किए गए पीछे के पुरुष ने नाराजगी भरे चेहरे से देखा। नाराजगी की एक झलक ही लक्ष्मण बंसल को पीछे हटाने के लिए काफी थी। कैसी शक्तिशाली आभा! तुम क्या इशारा कर रहे हो? पुरुष सहायक ने भौहें सिकोड़कर डांटा। लक्ष्मण बंसल का हाथ झटक दिया। ध्यान दो, ये श्री चंद्र प्रकाश हैं, समूह द्वारा नियुक्त। महिला सचिव ने लक्ष्मण बंसल को हल्की भौहें सिकोड़ते हुए कहा। तुम कोई साधारण कर्मचारी नहीं लगते और तुम में एक सामान्य प्रबंधक से थोड़ा अधिक रुतबा है। क्या तुम निदेशक हो? हाँ, लेकिन नहीं। लक्ष्मण बंसल ने गला घोंटते हुए जल्दी सोचा। जयपुर मीडिया में एक उप प्रमुख की कमी थी और नियमों के अनुसार समूह एक को नियुक्त करता, लेकिन एक साथ 2 नियुक्त करने की बात कभी नहीं थी। यह अनावश्यक है। यहाँ कुछ चल रहा है। क्या हो सकता है? क्या उनमें से एक नकली है? लक्ष्मण बंसल का दिमाग तेजी से चला और उन्होंने चंद्र प्रकाश की ओर चुपके से देखा। श्री चंद्र को देखते हुए ये स्पष्ट था कि वे एक प्रतिष्ठित पृष्ठभूमि से आए हैं। उनकी आभा ऐसी थी जिसे नकली नहीं किया जा सकता। उनका पूरा व्यक्तित्व प्रभुत्व बिखेरता था, हर इशारा और नजर में प्रभावशाली था। सौरभ चटर्जी के बराबर एक असली उप प्रमुख। फिर रोहन मल्होत्रा को याद करते हुए गुस्से में होने के अलावा उनके पास शायद ही कभी एक नेता की अपेक्षित प्रभावशाली उपस्थिति थी। इसके अलावा रोहन मल्होत्रा ने शुरू में नौकरी के लिए आवेदन किया था। कौन सा उप प्रमुख ऐसा करता है? क्या श्री सौरभ को धोखा दिया गया है? क्या रोहन मल्होत्रा एक धोखेबाज है? हालांकि लक्ष्मण बंसल को नहीं पता था कि रोहन मल्होत्रा ने श्री सौरभ को कैसे बेवकूफ बनाया। एक बार यह विचार उनके दिमाग में जड़ पकड़ लिया तो यह अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगा। लक्ष्मण बंसल उत्साहित होने लगे और उनका खून उबाल मारने लगा। शायद उनके लिए चीजें पलटने का क्षण आ गया था। रोहन मल्होत्रा की सत्यता चाहे जो भी हो, अगर वे इस व्यक्ति के करीब हो सकते हैं तो शायद वे जल्द ही बहाल हो जाएं। तुम दिलचस्प हो। हाँ मतलब हाँ, नहीं मतलब नहीं। हाँ लेकिन नहीं का क्या मतलब है? पुरुष और महिला सहायक लक्ष्मण बंसल के शब्दों से हंस पड़े। श्री चंद्र, नमस्ते। मैं जयपुर मीडिया के न्यू मीडिया इंटरनेट विभाग से लक्ष्मण बंसल हूँ। मैं पूर्व निदेशक हूँ, वर्तमान में अस्थायी रूप से निलंबित। तो मैं एक निदेशक हूँ, फिर भी नहीं हूँ। लक्ष्मण बंसल ने सीधे खड़े होकर चंद्र प्रकाश को सम्मानपूर्वक संबोधित करते हुए कहा। लक्ष्मण बंसल एक मिश्रित नस्ल के निदेशक के रूप में स्वाभाविक रूप से काफी सुंदर थे और उनका गंभीर और सम्मानजनक स्वागत संबोधित व्यक्ति को प्रसन्न करने वाला था। चंद्र प्रकाश ने संतुष्टि से सिर हिलाया और उनके पास चले आए। पुरुष और महिला सहायक जल्दी से एक तरफ हट गए ताकि नेता के लिए रास्ता बन सके। लक्ष्मण बंसल, मैंने आपके बारे में सुना है, आपकी क्षमताएं काफी प्रभावशाली हैं। चंद्र प्रकाश धीरे धीरे चले, उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। आने से पहले उन्होंने अपना होमवर्क किया था, जयपुर मीडिया के निदेशक स्तर के कर्मचारियों की प्रोफाइल, तस्वीरें और जानकारी की समीक्षा की थी और लक्ष्मण बंसल के बारे में कुछ धारणा थी।
इस क्षण में निदेशक का उनके प्रति सम्मानजनक रवैया अनिवार्य रूप से उनकी संतुष्टि को बढ़ा रहा था। मैंने सुना कि श्री सौरभ आपकी बहुत कद्र करते हैं। आप निलंबित कैसे हो गए? चंद्र प्रकाश ने उत्सुकता से पूछा। यह एक लंबी कहानी है। दरअसल श्री सौरभ के पास कोई और विकल्प नहीं था। शायद आपके आने से मेरी स्थिति में सुधार हो सकता है। लक्ष्मण बंसल ने जानबूझकर कुछ रहस्य छोड़ा, अपने शब्दों को चतुराई से गढ़ते हुए। फिर उन्होंने कृपया का इशारा किया और सम्मानपूर्वक कहा, मैं आपको श्री सौरभ के कार्यालय तक ले चलता हूं। उनका रवैया निस्संदेह सम्मानजनक था। चंद्र प्रकाश ने हल्के से सिर हिलाया, संतुष्ट। फिर अपने सहायकों को बुलाया, युवराज, मृणालिनी, चलो। पुरुष सहायक युवराज और महिला सहायक मृणालिनी तुरंत चंद्र प्रकाश के पीछे चल पड़े। रोहन मल्होत्रा, इस बार मैं तुम्हारे लिए एक आश्चर्य लेकर आ रहा हूं, चाहे कोई असली हो या नकली, देखने के लिए एक तमाशा होगा। और श्री सौरभ, मुझे आश्चर्य है कि जब वे एक और उपप्रमुख को देखेंगे तो उनका चेहरा कैसा होगा। लक्ष्मण बंसल ने सोचा, उत्साहित प्रत्याशा की हल्की भावना महसूस करते हुए। वे सौरभ चटर्जी के कार्यालय से निकले थे और लिफ्ट की ओर जाते समय रोहन मल्होत्रा को सौरभ चटर्जी से मिलने जाते हुए दूर से देखा था। उन्होंने मुलाकात से बचने के लिए छिप लिया था। अब वे वैध रूप से लोगों को वहां ले जा सकते थे। इस क्षण में सौरभ चटर्जी के कार्यालय में रोहन मल्होत्रा अभी भी सौरभ चटर्जी के साथ 1 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के लिए बातचीत कर रहे थे। एक छोटी कंपनी की नज़र में ये राशि चौंका देने वाली हो सकती थी, लेकिन जयपुर मीडिया जैसे विशालकाय के लिए ये वास्तव में सागर में एक बूंद थी। ये देखते हुए कि रोहन मल्होत्रा जैसे उप प्रमुख को दी गई कंपनी की कार भी 20 लाख रुपए से शुरू होती थी। श्री सौरभ, हमारा आयोजन इस महीने के अंत में करना सबसे अच्छा है। इसे टाला नहीं जा सकता। क्या कंपनी कुछ समर्थन प्रदान कर सकती है? भले ही हम मुख्य कंपनी खाते से न गुजरें, अन्य विभागों से कुछ योगदान लेना भी मदद करेगा। मैंने गणना की है, अगर यह आयोजन सफल रहा तो हम काफी लाभ प्राप्त करेंगे। ये निश्चित रूप से निवेश के लायक होगा। बाद में हम अन्य विभागों को ब्याज भी चुका सकते हैं, रोहन मल्होत्रा ने गंभीरता से कहा। सौरभ चटर्जी ने आराम से अपनी चाय का प्याला उठाया और एक घूंट लिया। श्री रोहन, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी मदद नहीं करना चाहता, लेकिन कंपनी के अपने नियम हैं। रही बात अन्य विभागों की, आप उनके साथ चर्चा कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि अपनी ऊर्जा बचाएं, वे और भी बड़े पैसे के भूखे हैं। हर महीने के अंत में वे हमेशा मेरे पास आकर गरीबी का रोना रोते हैं। हाँ, मुझे डर है कि आपको बस उनका रोना सुनने को मिलेगा। इस मामले में सौरभ चटर्जी झूठ नहीं बोल रहे थे। विभाग अक्सर ऐसा करते थे। रोहन मल्होत्रा ने हल्के से भौहें सिकोड़ लीं, सोचते हुए, फिर अगर मैं लागत को कवर करने के लिए निवेश ला सकूं। ये संभव है, लेकिन आप जयपुर मीडिया का झंडा नहीं लहरा सकते, सौरभ चटर्जी ने कहा। अगर आप जयपुर मीडिया की प्रतिष्ठा का लाभ नहीं उठा सकते, तो निवेश का क्या मतलब? वित्तपोषक मूर्ख नहीं हैं। सौरभ चटर्जी रोहन मल्होत्रा को एक बड़ी समस्या दे रहे थे। फिर अगर आयोजन से लाभ होता है और वित्तपोषक अपना हिस्सा ले लेते हैं, तो कंपनी को इसका अफसोस नहीं होगा? रोहन मल्होत्रा ने पूछा। कोई अफसोस नहीं होगा, सौरभ चटर्जी ने दांत दिखाते हुए मुस्कुराकर कहा। पहले आपको प्रायोजन लाना होगा। रोहन मल्होत्रा मुस्कुराए। ठीक है श्री सौरभ, आपका वचन मेरे लिए काफी है। महज 1 करोड़ रुपए वास्तव में कोई बड़ी बात नहीं है, कम से कम रोहन मल्होत्रा के लिए नहीं, जिनके खाते में 1 करोड़ रुपए थे और वे रक्तकमल से कंपनी के उपयोग के लिए 1 करोड़ रुपए निकाल सकते थे। जब मैं इसमें खुद निवेश करूंगा, तब तुम लालच नहीं करोगे? रोहन मल्होत्रा ने सौरभ चटर्जी को देखते हुए सोचा। कार्यालय का दरवाजा जोर से खटखटाया गया, 5 बार, बिना सौरभ चटर्जी के जवाब की प्रतीक्षा किए। दरवाजा खुला और लक्ष्मण बंसल अंदर घुसे। उनके पीछे कई अन्य लोग थे। सौरभ चटर्जी ने भौहें सिकोड़ लीं। रोहन मल्होत्रा के सामने लक्ष्मण बंसल का लौटना बस शर्मिंदगी मांगना था। सौरभ चटर्जी के बोलने की प्रतीक्षा किए बिना लक्ष्मण बंसल ने उत्साही आंखों से पुकारा, श्री सौरभ, मैं आपके लिए नवनियुक्त उप प्रमुख को लेकर आया हूं। अध्याय 260, सब सच है। _1। जब लक्ष्मण बंसल अंदर आए, सौरभ चटर्जी का चेहरा बहुत खराब दिख रहा था। रोहन मल्होत्रा द्वारा निलंबित एक निदेशक इतने बेतकल्लुफी से उनके कार्यालय में घुसकर इतने उत्साह से चिल्ला रहा था। रोहन मल्होत्रा के सामने ये निस्संदेह शर्मनाक था। लक्ष्मण बंसल इतने आवेगी कैसे हो सकते हैं? जैसे ही सौरभ चटर्जी उन्हें डांटने वाले थे, उन्होंने लक्ष्मण बंसल की चीख सुनी। सौरभ चटर्जी चौंक गए। वह क्या चिल्ला रहे थे? उप प्रमुख यहाँ हैं। लेकिन क्या उप प्रमुख रोहन मल्होत्रा यहीं नहीं बैठे थे? सौरभ चटर्जी ने देखा कि लक्ष्मण बंसल के पीछे 2 पुरुष और एक महिला आत्मविश्वास के साथ आ रहे थे। ये लोग कौन थे? लक्ष्मण बंसल ने ज्यादा कुछ नहीं समझाया और एक तरफ हट गए। चंद्र प्रकाश आगे आए, सौरभ चटर्जी की ओर मुस्कुराए, श्री सौरभ, नमस्ते। मैं जैन समूह द्वारा जयपुर मीडिया में उप प्रमुख के रूप में भेजा गया हूं। मेरा नाम चंद्र प्रकाश है।
ये कहते हुए चंद्र प्रकाश सौरभ चटर्जी के डेस्क तक गए, अपना हाथ बढ़ाया, सौरभ चटर्जी के साथ हाथ मिलाना चाहते थे। सौरभ चटर्जी हतप्रभ रह गए। वे चंद्र प्रकाश को एकटक देखते रहे, यहां तक कि हाथ मिलाने की उपेक्षा कर दी। चंद्र प्रकाश उत्साह से भरे चमकते चेहरे के साथ को ऐसी प्रतिक्रिया मिली। वे भी हतप्रभ रह गए। रोहन मल्होत्रा भी चौंक गए, लेकिन फिर वे हंसने लगे। ऐसा लगता था कि असली प्रभारी व्यक्ति आखिरकार सामने आ गया था और उनकी नकली घुसपैठ का पर्दाफाश होने वाला था। रोहन मल्होत्रा को लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। उन्होंने नजर घुमाई। लक्ष्मण बंसल की नजर न तो टाल रही थी और न ही पीछे हट रही थी, जैसे कि उनके पास कोई बड़ा समर्थन हो। हालांकि कोई अभिमान नहीं था, वे रोहन मल्होत्रा को सीधे आंखों में देखने की हिम्मत कर रहे थे। रोहन मल्होत्रा ने उन्हें एक मुस्कान दी। उस शांत और निडर अभिव्यक्ति ने लक्ष्मण बंसल को कुछ असहज, थोड़ा दोषी महसूस कराया और उन्होंने अपनी नजर हटा ली। रोहन मल्होत्रा ने दोनों सहायकों को देखा, फिर उस व्यक्ति को देखा जिसे चंद्र प्रकाश कहा गया। चंद्र प्रकाश और वे लगभग एक ही उम्र के थे। ये था जैन समूह का असली प्रतिभाशाली कार्यकारी। आपने कहा कि आप जैन समूह द्वारा नियुक्त उप प्रमुख हैं। सौरभ चटर्जी ने चंद्र प्रकाश के चेहरे पर नजर टिकाते हुए अंततः बोला, क्या आपके पास सबूत है? सीधे सबूत मांगना, बिना हाथ मिलाए, क्या आपको लगता है कि मैं धोखेबाज हूं? चंद्र प्रकाश की मुस्कान हल्की सी फीकी पड़ गई, मन ही मन कुछ नाराज हो गए। मैंने बहुत पहले सुना था कि श्री सौरभ सटीकता और सूक्ष्मता के साथ काम करते हैं। अब मैंने वास्तव में इसे देख लिया, चंद्र प्रकाश ने संतुलित स्वर में कहा, जिसमें व्यंग्य का हल्का सा पुट था। बोलते हुए चंद्र प्रकाश ने अपने हाथ से पीछे की ओर इशारा किया। पुरुष सहायक युवराज जल्दी से आगे आए और एक कार्ड सौंपा। चंद्र प्रकाश ने इसे सौरभ चटर्जी को दिया। सौरभ चटर्जी ने इसे उत्सुकता से जांचा। बैंगनी रंग का कार्ड, पैटर्न, लोगो सब कुछ मेल खाता था, सिवाय कार्ड के सबसे नीचे एक लेजर उत्कीर्ण पाठ की पंक्ति थी। चंद्र प्रकाश तत्काल प्रभाव से जयपुर मीडिया उप प्रमुख की भूमिका ग्रहण करने के लिए इसके द्वारा प्रमाणित। ये वास्तव में असली अस्थायी पहचान पत्र था। सौरभ चटर्जी ने कई गुप्त चिन्हों की जांच की और अंततः पूरी तरह से निश्चित हो गए। अब विश्वास हुआ, श्री सौरभ। चंद्र प्रकाश ने सौरभ चटर्जी के हाथ से पहचान पत्र वापस लिया और सहायक को इसे रखने के लिए सौंप दिया। सौरभ चटर्जी वहां जड़वत खड़े रहे, उनका चेहरा अनिश्चित रूप से बदल रहा था। इस अजीब प्रतिक्रिया ने चंद्र प्रकाश को भी कुछ हैरान कर दिया। क्या बात है? क्या आपको अभी भी मेरी पहचान पर संदेह है, श्री सौरभ? चंद्र प्रकाश ने नाराजगी और मजाक के मिश्रण के साथ कहा, आपके स्तर पर आप जैन समूह के आंतरिक कॉल करके इसे सत्यापित कर सकते हैं। चंद्र प्रकाश के शब्दों में हल्की सी चिढ़ थी। सौरभ चटर्जी ने इसे अनसुना कर दिया, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, और फिर रोहन मल्होत्रा की ओर इशारा करते हुए उन्होंने मांग की, अगर आप नवनियुक्त उप प्रमुख हैं, तो फिर वह कौन है? 2 उप प्रमुख? यह असंभव है। अगर यह कोई अन्य कंपनी होती तो कई उप प्रमुख होना कोई समस्या नहीं होती, लेकिन ये जयपुर मीडिया है। ऐतिहासिक रूप से यहाँ केवल एक उप प्रमुख रहा है। जैन समूह अपनी तैनाती में इतनी बुनियादी गलती नहीं करेगा। चंद्र प्रकाश सौरभ चटर्जी के अचानक फट पड़ने से हतप्रभ रह गए और आश्चर्य से रोहन मल्होत्रा की ओर मुड़े। एक युवा व्यक्ति, जो उनसे भी छोटा दिखता था, सोफे पर स्थिरता से बैठा था, मुस्कुराते हुए उन्हें देख रहा था। चंद्र प्रकाश को देखते हुए रोहन मल्होत्रा ने मुस्कुराकर अभिवादन किया। नमस्ते श्री चंद्र, क्या संयोग है, मैं भी एक उप प्रमुख हूँ। बस एक वाक्य और पूरा कार्यालय तुरंत शांत हो गया। चंद्र प्रकाश के 2 सहायकों ने अविश्वास के साथ रोहन मल्होत्रा को देखा। श्री चंद्र ने अभी तक कार्यभार भी नहीं संभाला था और किसी ने पहले ही उनकी जगह ले ली थी। मैं आधे महीने से ज्यादा समय से उप प्रमुख हूँ, रोहन मल्होत्रा ने मजाक में कहा। वह कौन है, श्री सौरभ? यह क्या हो रहा है? चंद्र प्रकाश कुछ अव्यवस्थित हो गए, जोर से पूछते हुए। उनकी सामान्य स्थिर और संयमित आभा कुछ बिखर गई थी। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। सौरभ चटर्जी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं क्योंकि उन्होंने रोहन मल्होत्रा को देखा, फिर चंद्र प्रकाश की ओर देखा और ठंडेपन से हंसे। मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरे जयपुर मीडिया को समूह इतना महत्व देगा कि एक साथ 2 उप प्रमुख भेज देगा। कितना सम्मान! सौरभ चटर्जी का चेहरा राख की तरह हो गया था। चंद्र प्रकाश के पास जो था वह वास्तव में जैन समूह का अस्थायी पहचान पत्र था, लेकिन उन्होंने रोहन मल्होत्रा के कार्ड को करीब से नहीं देखा था। अगर दोनों व्यक्ति असली थे तो वास्तव में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अगर रोहन मल्होत्रा धोखेबाज निकले तो जयपुर मीडिया में उनके द्वारा पहले से ही मचाया गया तूफान और उनकी अपनी परेशानियां बहुत बड़ी होंगी। सौरभ चटर्जी के माथे पर बड़े बड़े पसीने की बूंदें तुरंत दिखाई देने लगीं। चंद्र प्रकाश की आंखें तीखी थीं। रोहन मल्होत्रा जयपुर मीडिया में उप प्रमुख नहीं हो सकते। चंद्र प्रकाश की पहली प्रतिक्रिया थी कि यह व्यक्ति धोखेबाज है। मुझे अपना पहचान पत्र दिखाओ। चंद्र प्रकाश ने रोहन मल्होत्रा की ओर देखते हुए आदेश दिया। तुम एक उप प्रमुख हो और मैं भी, तुम्हें मेरा जांचने का क्या अधिकार है? रोहन मल्होत्रा ने आलस्य से कहा।
तो मेरे पास निश्चित रूप से योग्यता है, मुझे दिखाओ। श्री सौरभ ने कहा। उनका चेहरा और गहरा हो गया क्योंकि उन्होंने रोहन मल्होत्रा से बात की। रोहन मल्होत्रा ने सौरभ चटर्जी को मुस्कान के साथ देखा लेकिन कुछ नहीं कहा, फिर अपना फोन निकाला और एक कॉल किया। स्थिति को जैन समूह के मानव संसाधन प्रेषण विभाग को सूचित कर दिया गया है, रक्तकमल की आवाज सुनाई दी। रोहन मल्होत्रा को ऐसी स्थिति में खुद को समझाने की जरूरत नहीं थी। रोहन मल्होत्रा खड़े हुए और फोन सौरभ चटर्जी को सौंप दिया। सौरभ चटर्जी, हतप्रभ और अनिश्चित, ने फोन लिया, नंबर पर नजर डाली और उनका पूरा शरीर कांप उठा। ये वास्तव में जैन समूह का आंतरिक पूछताछ नंबर था। सौरभ चटर्जी ने फोन को अपने कान पर लगाया और इससे पहले कि वे अपनी पहचान बता पाते, दूसरी ओर से आवाज आई। ये जैन समूह है, चीन क्षेत्र मानव संसाधन प्रेषण केंद्र, कॉल नंबर XXXXX, कृपया बताएं कि अभी कौन बोल रहा है। संख्याओं की एक श्रृंखला ने सौरभ चटर्जी को पुष्टि की कि यह वास्तव में समूह के संगठन के कर्मचारी थे। मैं सौरभ चटर्जी हूं, जयपुर मीडिया का महाप्रबंधक, चीन क्षेत्र, पूर्वी चीन क्षेत्र, जयपुर शहर। सौरभ चटर्जी ने अपनी पहचान बताई, दूसरी ओर से सत्यापन की प्रतीक्षा की, फिर रोहन मल्होत्रा और चंद्र प्रकाश को देखा और फोन में बोले, अब मुझे आपके साथ कुछ पुष्टि करनी है। सौरभ चटर्जी कॉल कर रहे थे। चंद्र प्रकाश और रोहन मल्होत्रा एक दूसरे को देख रहे थे। चंद्र प्रकाश की नजर नाराज थी, चाहे दूसरा व्यक्ति कोई भी हो, उनकी जगह लेने की हिम्मत। रोहन मल्होत्रा का चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहा। चंद्र प्रकाश के सहायक, खासकर लक्ष्मण बंसल, कुछ हतप्रभ थे, विशेष रूप से लक्ष्मण बंसल, जिन्होंने सोचा था कि रोहन मल्होत्रा धोखेबाज हैं। उन्होंने उम्मीद की थी कि इस व्यक्ति का भेस एक झटके में उतार देंगे, लेकिन यह नहीं सोचा था कि रोहन मल्होत्रा पूरी तरह से अडिग रहेंगे। रोहन मल्होत्रा के व्यवहार को देखकर लक्ष्मण बंसल का आत्मविश्वास कम हो गया। सौरभ चटर्जी ने कॉल समाप्त की, उनका चेहरा अनिश्चित रूप से बदल रहा था। श्री चंद्र प्रकाश, आपकी पहचान बिना किसी संदेह के सत्यापित हो गई है, आप असली हैं। चंद्र प्रकाश तुरंत मुस्कुराए। श्री रोहन मल्होत्रा, आपकी पहचान भी बिना किसी संदेह के सत्यापित हो गई है, आप भी असली हैं। श्री सौरभ के शब्दों पर कमरे में सभी लोग हतप्रभ रह गए, जिसमें चंद्र प्रकाश भी शामिल थे, जो भी चौंक गए। दोनों असली। सौरभ चटर्जी ने फोन रोहन मल्होत्रा को लौटा दिया, उनका चेहरा कुछ जटिल दिख रहा था। हम जयपुर मीडिया में इस बार वास्तव में भाग्यशाली हैं कि हमारे साथ दो प्रमुख शामिल हुए हैं।